अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम अक्सर बल्कि बसा औकात अगर कभी किसी शख्स की, चाहे वो हमारे इदारे में काम करता हो, हमारे इंस्टीट्यूशन में काम करता हो, हमारे घर में जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, तो उसकी इम्पॉर्टेंस को उजागर करने के लिए हम एक लफ्ज़ ज़रूर बोलते हैं कि भाई ये शख्स, ये तो हमारी बैकबोन है, ये तो हमारी प्रोजेक्ट की बैकबोन है, ये तो हमारे ख़ानदान की बैकबोन है। एंड वाई वी से डैट, क्योंकि जो बैकबोन है एक तरीके से देखा जाए तो उसने अपनी पूरी बॉडी का वेट उठा के रखा होता है। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी और वो रिसर्च थी पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे शहर के लोगों में सबसे ज़्यादा बैकबोन की तकलीफ़ पाई जाती है। तो आप लोग शायद इस रिसर्च का जवाब सुन के ज़्यादा हैरत ज़दा नहीं होंगे, क्योंकि जिसका जवाब था, जो सर फहरिस्त जो शहर था, वो था कराची। वाई कराची? कराची में सड़कें इतनी टूट फूट का शिकार हैं। अगर आप कराची के किसी पॉश इलाके के वाले से बात भी करें तो वहाँ पे भी आप देखेंगी कि जो सड़कें हैं वहाँ पे इवन नहीं है। और सबसे ज़्यादा पता कौन मुतासर होता है? मेरा वो भाई जो कि बाइक चला रहा होता है। वो मेरा भाई जो बाइक चला रहा होता है और उसके पीछे जो उसकी फैमिली बैठी होती है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इतना इन सड़कों का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस डिटेरियोरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का किरदार है हमारी बैकबोन में। फिर जो दूसरे नंबर पे था वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे। और मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वाकई विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी कमर काफ़ी झुक जाती है, वो ऐसे बहुत झुक झुक के चलने लग जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे गांव देहात के लोग आप देखते होंगे कि जहाँ पे जो सड़कें हैं वो इवन नहीं है। चाहे वो जैसे पहले ज़माने में टांगा चला करता था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब वो चाहे साइकिल पे भी आए या बाइक पे भी आए, लेकिन जिन गाँव देहात की भी छोटी छोटी गलियों में जो सड़कें इवन ना हों, बैकबोन का इशू उन लोगों को होता ही होता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं। फिर वो शहर जहाँ पर हम हमारे वो भाई जिनके बैठ के, यानी कि सॉफ्ट इंजीनियर्स जो हैं, जिनका मुसलसल बैठ के काम करना है, मुसलसल वो बैठ के, उनको भी बैकबोन के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक जगह देखा जाए तो अंडर डेवलप्ड शहर, और वो जो ओवर डेवलप्ड, जिनको मैं शायद कहूँ कि जिन पे जहाँ के लोग इतने सहल पसंद भी हो गए हैं, जहाँ के लोगों का सिर्फ आराम से काम है कि वो बैठ के काम करते हैं, वो लोग भी इस चीज़ का शिकार होते हैं। और यकीन माने, जो लोग अपनी बैक की पेन की दर्द में मुब्तला होते हैं ना, वो कहते हैं भाई हमसे हमारा सब कुछ ले लो लेकिन हमारी कमर ठीक कर दो। इतनी तकलीफ होती है ये पीछे की कमर, ये जो है ना यहाँ की तकलीफ। और जरा हमें इस शो में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अकबर जलील ज़ुबैरी साहब, जो कि स्पाइनल एक्सपर्ट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर उसामा बिन ज़िया ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा मेमन फिजियोथेरेपिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। और साथ में हमारे साथ मोहम्मद बिलाल भाई मौजूद हैं, जो कि हिजामा एक्सपर्ट है। आप तमाम तर मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले डॉक्टर साहब ये सवाल ही पूछना चाहूँगी कि हमारे जिस्म में जितने भी मसाइल हैं, उनमें से जो रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइनल कॉर्ड का मसला है, वो कितना हावी इन सब पे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन दिस शो। अच्छा देखिए, ये एक चीज़ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। बेसिक बात जो है ना कि सारे जो एनिमल्स हैं या जितनी हैवानात नबातात सब हैं, उसमें इंसान एक वाहिद है जिसकी कमर जो है अल्लाह मियाँ ने ऐसे कर्व बनाई है। हाँ, जो लंबर स्पाइन है उसकी कर्व उल्टी है, लॉर्डोसिस जो होती है, ये बहुत डिफरेंट है। और इरेक्ट पोस्चर में कोई और जानवर इस तरह नहीं चलता। जो बनमानस वगैरह भी चलते हैं उनकी कमर झुकी हुई होती है। तो ये एक इंसान की यूनिक अल्लाह ने तख्लीक की है और उसी वजह से हमारी बैक जो है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसी की वजह से ये बैक जो है, जो कि सब चीज़ों से बहुत डिफरेंट है, तो यही सब इसका फोकस है। सेकंड वजह जो है डेफिनेटली वो यही है कि ये आपका वो स्ट्रक्चर है जो सारी बॉडी को सपोर्ट करता है। और किसी वक्त भी इसको रेस्ट नहीं मिलता। आप देखें ना, खड़े हुए भी इस पे लोड है, बैठे हुए भी लोड है, रात को सोते हुए करवट लेने में हर वक्त इसके ऊपर लोड है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त आपका लोड ले रही है। तो इस वजह से डेफिनेटली ये मरकज़ बन जाती है सारे मसाइल का, और इसके ऊपर हर वक्त लोड रहता है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसको हम न्यूरल एक्सेस कहते हैं, ये उसका भी पार्ट है कि जो स्ट्रेस और बॉडी की जो जहनी प्रॉब्लम्स के साथ भी जो होता है, सर दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, ये उसके साथ भी रिलेटेड है। यानी इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, हाँ, कि सिर्फ फिजिकल लोड नहीं है कि इसके ऊपर से मुशक्कत का वजन पड़ा, जो जहनी लोड है वो भी इसके ऊपर आता है कि ये सारा जो है न्यूरल एक्सेस का पार्ट है। तो इवन स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी से भी बैक में स्पैज़म, गर्दन में स्पैज़म होना, ये भी एक चीज़ है। तो इस वजह से हर चीज़ आके इन दी एंड इसी के ऊपर आती है। इस वजह से इसकी
एक ऐसी इंपॉर्टेंस और कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि चले बड़े बुजुर्ग तो अब ये कहना कि हाँ जी मेरी कमर में दर्द है, मेरे मोहरों में जो है मेरे मोहरे हिल गए। मैं आजकल देखती हूँ डॉक्टर साहब बच्चे भी शिकायत कर रहे हैं बैक पेन की। बच्चों में बैक पेन का एकदम से मसला कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ द पोस्चर। देखिए बिल्कुल जैसे डॉक्टर अकबर ने इन चीज़ों को हाईलाइट किया, तो अब जैसे अडल्ट एज ग्रुप के अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स हैं, तो यही एज ग्रुप जो है अब अगर डाइवर्स हम चाहें बच्चों के अंदर तो ये प्रॉब्लम्स उनके अंदर भी देखने को आते हैं। देखिए ये चीज़ें मल्टी फैक्टोरियल होते हैं, बहुत सारी इसकी वजूहत होती हैं। अब जैसे स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनके हैवी बैग्स हैं, ठीक है, वो स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं। और दूसरे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आजकल बच्चों में देखने को मिल रही है वो भी इसकी कॉज हो सकती है। बाकी जो है ग़िज़ा का प्रॉपर ना होना, डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक ना होना, दूध का जो है इस्तेमाल सही ना होना और दूध का सही तरीके से ना मिलना बच्चों को, ये भी एक वजह होती है कि उनके कमर के इशूज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नरम मुलायम हड्डी ज़्यादा दबती है बनिस्बत एक मजबूत हड्डी के, और फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से जो कमर के अतराफ़ के पट्टे हैं वो प्रॉपर्ली तौर पे जो है बिल्डअप अगर नहीं हो तो स्पाइन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो स्पाइन के मसल्स पर गिव अप कर जाते हैं और फिर इस तरह से जो है वो मैकेनिकल इश्यूज़ जो है बच्चों की बैक में भी जैसे कि बड़ों में देखने को मिल रहे हैं, अब इसी डाइवर्स एज ग्रुप के अंदर भी बच्चों में भी सेम इसी तरह से देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ये भी हुआ था कि हमने देखा था कि पेशावर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, इस्लामाबाद में इस हवाले से बात हुई थी कि जो बच्चों का जो वेट है उससे 10% आप उसका बैक का वेट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन हम बाकी देखते हैं कि बच्चों के वेट से मतलब ऑलमोस्ट 30% उनके वेट का होता बड़ा जो बैग उन्हें बस्ता लटकाया होता है। आपने ये बात की तो मुझे, लेकिन हमारे टाइम में भी तो खैर अब तो स्कूल में बुक्स पे इतने ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बैग पूरा भरा होता था लोडेड। तो अक्सर हम आते थे, सबसे पहले तो अम्मी बेचारियाँ कंधे दबाने लग जाती थी कि इतना से शोल्डर जो है वो इतना शोल्डर्स पे इसका बोझ था बच्चे का। मुझे पता है हमारे पोस्चर का कितना लेन देन है इसमें अक्सर? बहुत ज़्यादा पोस्चर का होता है। जैसे कि पोस्चर, पहली बात कोई भी बुरा या सही नहीं होता, ठीक है। हम अगर कोई भी पोस्चर है हम उसको गुड और बैड नहीं बोल सकते। कोई भी ऐसा पोस्चर जो अगर सही भी है, अगर मैं इरेक्ट भी बैठी हुई हूँ लेकिन अगर मैं इसको सस्टेन मेंटेन रखती हूँ तो ये भी बैड बन जाएगा, ठीक है। स्पाइन डजंट लाइक स्टैटिक पोस्चर्स, स्पाइन लाइक्स मूविंग। तो हम ये अपने पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप एटलीस्ट आधा घंटा या पौने घंटे में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहा करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा बैठने का काम है, जैसे डेस्क वर्क के हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारी डेस्क जॉब है, हम सिर्फ बैठे रहते हैं, तो बैठे बैठे बंदा यूँ स्लाउच हो जाता है। स्लाउच होने के बाद वो थोड़ा सा यूँ लीन करने लगते हैं, तो लीन करने के बाद फिर वो टेलबोन तक भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कॉक्सीडाइनिया जिसको हम बोलते हैं, टेलबोन का पेन होता है, वो स्लाउच होने की वजह से आपकी अपर बैक में, आपकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो हम उनको बोलते हैं कि आप थोड़ी देर, बेशक 30 सेकंड्स के लिए उठ के थोड़ा सा राउंड लगा के फिर आगे बैठ जाएं, या आप थोड़ी देर खड़ी हो जाएं 1 मिनट के लिए फिर बैठ जाएं, या बहुत ज़्यादा खड़े होने का काम है तो एक चेयर रख लें, आधा 1 मिनट आप वहाँ पे बैठ जाएं, उसके बाद आप उठ के अपने हर आधे पौने घंटे में आपने वो पोजीशन चेंज करते रहनी है। क्योंकि स्टैटिक पोस्चर जिसका भी होगा, कोई भी होगा, स्लीपिंग भी है, अगर आप सीधा लेटे हुए तो भी आपकी कमर में दुखन होने लगती है। तो इसीलिए फिर आप लॉग रोलिंग कर लेते हैं, राइट साइड थक जाते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड पे, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है इस चीज़ में। आपके पास जो आते हैं बिलाल भी, ज़्यादातर लोग वो जब अपनी बैक का मसला आपके साथ शेयर करते हैं तो वो वजह क्या बताते हैं कि क्यों हुई उनको ये बैक की पेन? देखिए बाज़ औक़ात तो वो पोस्चर रिलेटेड ही होता है, बल्कि ज़्यादातर मैं कहूँगा 70% पोस्चर रिलेटेड होता है। आजकल हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना, वो आते हैं जो सॉफ्टवेयर हाउस में जो लोग काम कर रहे हैं लड़के, तो वो क्योंकि लैपटॉप्स पे काम करते हैं, डेस्कटॉप पे नहीं करते हैं, तो लैपटॉप का कीबोर्ड भी ज़रा छोटा होता है, उनकी फिर पोजीशन ऐसे बनती है, उसका लोड यहाँ पड़ता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उनका मस्कुलर स्पैज़म होता है, फिर उसके नतीजे में लॉस ऑफ कर्वेचर होता है। जो एक नॉर्मल जो कर्व की डॉक्टर साहब ने बात की, तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो कर्व्स हैं तो वो ख़राब होता है, और उसके बाद फिर ये चीज़ बढ़कर आगे डिस्क बल्ज की तरफ लेके जाती है, फिर वो नमनेस शुरू होती है, फिर वर्टाइगो शुरू होता है। ये चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली स्टेज बाय स्टेज बढ़ रही होती हैं। तो एक बड़ी रीज़न इसके अंदर होती है गलत पोस्चर, यानी गर्दन झुका के ज़्यादा देर मोबाइल का यूज़ करना। ऐसा ही है तो हम भी फोन में हम भी यूँ लगे रहते हैं। फिर पोस्चर का, जैसे मैंने यूजुअली लोगों को देखा, जैसे अगर जिन लोगों की हाइट लंबी होती है वो बहुत ज़्यादा स्लाउच करते हैं, वो यूँ करते हैं, वो यूँ प्रॉपर अपने पोस्चर नहीं रखते। जी हाँ, और ये एक तो वजह पोस्चर है, और उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर वाले बहुत हजरात, और उसके अलावा डेंटिस्ट हमारे पास जो है वो बहुत आते हैं, उनका भी क्योंकि यही इशू होता है कि वो भी उनका पोस्चर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ रख के उन्हें काम करना होता है, तो उसमें उनका भी लोड जो है वो इसी पर आपका ट्रेपीजियस मसल के ऊपर लोड पड़ता है बहुत ज़्यादा, जो ग्रेजुअली फिर मस्कुलर स्पैज़म और इन्हीं सारे इश्यूज़ की तरफ ले जाता है। फिर दूसरा इसमें एक्सीडेंटल भी रीजंस होती हैं
एक्सीडेंटल में मतलब कोई हैवी वेट उठा लिया अचानक से आपने, या फिर कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो ये यानी कुछ एक्यूट इश्यूज होते हैं और कुछ क्रॉनिक रीजंस होती हैं। तो अच्छा, इसके अलावा फिर आपका अगर तकिया भी बहुत ऊंचा है, बहुत हार्ड है, तो और आप स्ट्रेट सोते हैं, तो उसके नतीजे में भी वही पोस्चर बन जाता है आपका कि जो गर्दन झुका के बनता है। तो वो भी जो है ना, ऊंचा तकिया भी होना जो है वो अक्सर लोग तो कहते हैं कि पिलो होना ही नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल ना होना भी सही नहीं है, क्योंकि नेक को भी सपोर्ट चाहिए। तो या तो ये कि हम मशवरा देते हैं ऐसे पेशेंट्स को कि कोई टॉवल वगैरह रोल करके वो नेक के नीचे रख के लेट जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाए, तकरीबन 15-20 मिनट हर रोज सोने से पहले। अगर सोते वक्त आप उसको निकाल दें, सोते वक्त आप अपने तकिए पर ही सोएं, जो कि सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये मतलब यानी कॉमन रीजंस हैं। बाकी फिर इसके अलावा इसमें फिर बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, वेरिएशंस हैं, जिसमें कभी कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं। कुछ लोगों के साथ एक कंडीशन होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें मोहरे आपस में जुड़ जाते हैं, जो बीच में डिस्क उनको सेपरेट कर रही होती है, तो वो डिस्क जो है फ्यूज हो जाती है, मोहरे आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो वो एक इरिवर्सिबल, वैसे तो वो इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, लेकिन हमने कुछ केसेस के अंदर हिजामा से उसमें इम्प्रूवमेंट देखी है, थोड़ा लॉन्ग टर्म हिजामा करने पर ऐसे पेशेंट्स के अंदर। तो व्हेन यू से लॉन्ग टर्म हिजामा, तो लॉन्ग टर्म हिजामा में फिर कितना टाइम आ जाता है? तकरीबन समझ लें पूरा साल किया था हमने, जिन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2-3 ही केसेस हैं, ये रेयर केसेस होते हैं। हमारे पास तकरीबन कोई 12-13 हज़ार ऐसे केसेस हैं जो शैटिका के, और तकरीबन 8-10 हज़ार सर्वाइकल के जो हमारे पास करवा चुके हैं ट्रीटमेंट। तो उसमें ऐसे केसेस ज़्यादा नहीं है, ये 2-3 केसेस हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अ रेयर डिसऑर्डर, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो लेकिन उसके अलावा नॉर्मल जो फिजिकल इश्यूज होते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह बनती है गलत पोस्चर, और वो उसके नतीजे में होने वाला मस्कुलर स्पैज़म। अगर जी आपने जैसे बात की सर्वाइकल की, तो डॉक्टर मैं सर्वाइकल के वाले से जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम ये टॉपिक के वाले से बात भी कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग आजकल सर्वाइकल की जो है उसकी शिकायत करते हैं कि लोग कहते हैं एकदम से चक्कर आ गए, सर में दर्द है। तो ये दर्द क्या है? देखें, पहली चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, चाहे वो सर्वाइकल हो चाहे लोअर बैक का मसला, वो ये कि 80 to 90% मसाइल में या दर्दों में या जो सिम्टम्स लोग महसूस करते हैं, उसमें अंदर कोई बीमारी या कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता। बाय स्ट्रक्चरल डैमेज कोई रिवर्सिबल डैमेज या उस तरह की चीज़ नहीं हुई होती है। सो जो ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं वो इन्हीं वजूहात की बिना पे होते हैं जो हम बात कर रहे थे, जिसमें पोस्चर है, जिसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जिसमें स्ट्रेस वगैरह भी है, जिसमें ये विटामिन डी डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं। और इन्हीं वजह से जो होता है, जो सर्वाइकल जो है हमारे यहाँ एज अ डिजीज़ जो उसको कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या वो भी कोई डिजीज़ नहीं है, वो जो एजिंग ऑफ द स्पाइन है उसको कहते हैं। कि जैसे जैसे उम्र के साथ जो तोड़फोड़ होती है, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं बाकी जगह, तो अंदर स्पाइन में भी डेफिनेटली चेंजेस आते हैं एजिंग के साथ। मैं तो ये सुन के परेशान हो रही हूँ कि सर्वाइकल की जो शिकायत कर रहे हैं वो यंग लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो एक तो वो चीज़ होती है जो एक्सरे पे या MRI पे नज़र आती है, तो रिपोर्ट में लिखी हुई आती है आपको कि जी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, डिस्क में बल्जिंग हो रही है, वेयर एंड टेयर है, ऑस्टियोफाइट्स हैं, बहुत सारी खतरनाक और बोल्ड हुई हुई चीज़ें लिखी आती है। बट ज़्यादातर वो हैं जो नेचुरली एजिंग में होती हैं। अगर आप किसी ऐसे बंदे का MRI कराएंगे जिसको तकलीफ नहीं है लेकिन उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उसमें भी ये चीज़ें आएंगी। सो हर चीज़ जो है वो बीमारी नहीं होती और हर चीज़ उसके साथ एग्जैक्टली। सो ज़्यादातर ये जो मसले हो रहे हैं वो यही फैक्टर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज का कोई वो नहीं है, तो मसल्स हमारे जो हैं वो उनको आदत ही नहीं होती लोड लेने की। फिर एक ही पोजीशन में हम लोग लगे रहते हैं और वो पोजीशंस भी बहुत अच्छी नहीं होती, कंफर्टेबल नहीं होती बॉडी के लिए। तो उसकी वजह से अब ये चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं। एंड जो हमारे यहाँ क्विक फिक्स हम लोग चाहते हैं कि बस मैं दवाई दे दूं और ये सही हो जाए मसला, या कोई बेल्ट बांध दें या कोई कॉलर बांध दें और उससे ये चीज़ें सही हो जाएंगी, तो इस तरह का नहीं है। ये लाइफस्टाइल पे मेहनत करनी, जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, उस तरह से तो कोई उसमें ना सर्जरी इन्वॉल्व है ना दवाई इन्वॉल्व है। वो तो लाइफस्टाइल में ठीक करते हुए लोगों का सर MOUT भी पड़ जाती है ना, कि मौत पड़ जाती है। एग्जैक्टली। वो बड़ा मुश्किल भी होता है ना कि जी आप लोगों को बोले जी डाइट के लिए कुछ भी करना, जी लाइफस्टाइल चेंज करना, वो कहते हैं वो नहीं हो सकता भाई, इसी में हमें कुछ चीज़ें फिक्स करके दें। आपके पास डॉक्टर साहब जो ज़्यादातर जो केसेस आते हैं, जो सर्जरी के केस भी आते हैं, वो कहाँ पे ख़राब होना शुरू होते हैं कि उनकी जो नौबत है वो सर्जरी तक आ जाती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है किसी चीज़ को। बॉडी हमारी जो है ना बहुत ही मतलब अल्लाह ताला ने ऐसी तख्लीक की है कि अगर कोई भी सिम्टम्स हमें आते हैं बुखार की सूरत में, दर्द की सूरत में, तो वो कोई ना कोई चीज़ अंदर की इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, वो हमें इस चीज़ को इंडिकेट करवाती है बॉडी कि हमें कोई मसला हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको फिर कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट करने के बाद जो है डॉक्टर की हिदायत पे अमल भी करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एडवाइस लेके घर नहीं जाना है, उस पर एडवाइस पे फिर अमल भी करना है। क्योंकि अक्सर लोग लगता है अब डॉक्टर को क्या पता, हम तो बर्दाश्त करें, तो हमें पता है हम ठीक हो गए हैं, बस हाँ अब हमें आगे नहीं प्रोलॉन्ग करना। लोग ये भी कहते हैं।
दर्द जो है ना वो दवा से चला जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे डॉक्टर अकबर ने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वगैरह इतनी ज़रूरी हैं लाइफ के अंदर, अगर आप वो नहीं अपनाएंगे तो ये दर्द वापस आएगा, ठीक है। तो ये इसको इग्नोरेंस के बाद उस पर अमल ना करना, इन चीज़ों को बढ़ाना, मतलब एक ही चीज़ है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अल्टीमेट सोल्यूशन, उस तरफ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ओबेसिटी जो कि आज के ग्रुप में आप देखते हैं बढ़ती जा रही है, ठीक है, और बढ़ती उम्र के साथ अपनी बॉडी को छोड़ देना तो ये सही नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज का रोज़ाना के हिसाब से करना, अपने बॉडी मास इंडेक्स को। फनी आजकल आप जिस अगले बंदे से बात करें वो या तो डाइट कर रहा होता है, जिम्स इतने खुल चुके हुए हैं, और उसके बावजूद हम देखते हैं कि एक ओबेसिटी का एक ऐसा कि जो कि समहाउ ना हल होने का नाम मेरा, मैं चाइल्ड ओबेसिटी मैं इतनी देख रही हूँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए मसला ये है कि हम चीज़ समझते हैं कि खाली फिजिकल एक्सरसाइज करना, सिर्फ उसको घूमना और फिर उतना ही कैलोरीज को गेन कर लेना खा के, ठीक है। अगर आप दिन भर की कैलोरीज 1800 ले रहे हैं और उसके खर्च आप 1200 कर रहे हैं, तो प्लस 600 का जो पॉजिटिव बैलेंस अपनी बॉडी के अंदर रख रहे हैं, तो ये जो रात को आप कॉफ़ी पीने जाते हैं ना, ये माचा शाचा वगैरह, ये सारे ये 1200 1300 1500 कैलोरीज हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल बच्चे कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, हम तो कॉफ़ी पी लेंगे, गए वहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो बच्चे हैं, बच्चों में जंक फूड का इस्तेमाल जो आजकल में बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये नहीं बेटा ये खा लो, चलो ये नहीं बिस्किट खा लो। आपको पता है बिस्किट में कितनी कैलोरीज होती हैं, एक बिस्किट की पीस में कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। एक बिस्किट का पैकेट आप लें, उसके अंदर 800 किलो कैलोरीज आपको दी हुई होती हैं। आप लगें 4 बिस्किट खाएं, लेकिन आपने 800 किलो कैलोरीज आपने जो है वो गेन करनी है, ठीक है। 1800 में से बच्चा एक वक्त के अंदर अगर 800 खा लेगा और उसका पेट भी नहीं भरा, उसके बाद वो खाना भी खाएगा, फिर आप उसको बोलेंगे बेटा हम पेप्सी पी रहे हैं, तुम भी पेप्सी पी लो, कोई भी फिजी ड्रिंक, ठीक है, तो वो भी फिजी ड्रिंक पी लेगा, ठीक है। तो उससे एक तो बोन्स का भी बेड़ा कर और ऊपर से उसकी हेल्थ का भी बेड़ा कर। आपने बात की थी कि दूध का सही इस्तेमाल क्या है, क्योंकि देखिए एक तो होता है कि आप दूध पी नहीं रहे, एंड देन देयर इज इस्तेमाल दूध का, क्या उसमें टाइमिंग्स आ जाती है कि अगर आप सही टाइम पे दूध नहीं पी रहे तो नहीं, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको दूध की कोई टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है। मॉर्निंग में लें, इवनिंग में लें, बस शर्त ये कि लें ज़रूर। एक गिलास तो लाजमी तौर पे बच्चे को और बड़े को भी यकसा लेना चाहिए, एज ग्रुप में डिपेंडेंट नहीं है, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर एक को जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के इंटेक, खास तौर पर मिल्क लाजमी लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स कुछ ये भी कहते हैं कि जी 35 साल के बाद जो है वो दूध आपको वैसे आपको दही का जो इस्तेमाल पे आ जाना चाहिए, अगर आप दूध भी कहते हैं एक लेवल तक जाके आपको, इज इट ट्रू? मतलब ये वेरिएबल रिसर्च होती है, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे शो में आगे कह चुके हैं कि एक टाइम के बाद आप फिर दही की तरफ आए। कुछ लोगों के हाजमे का इशू होता है, उसकी वजह से कहते हैं कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस एज के साथ कुछ लोगों को डेवलप होती है, तो उसकी वजह से, अदरवाइज कोई ऐसा हुआ। ओके, मुझे अक्सर बताएं कि आप बहुत ज़्यादा जो केसेस की फिजियोथेरेपी भी कर रहे होते हैं, यूजुअली क्या मसले होते हैं? अगर मैं ख़वातीन के वाले से बात करूं तो जैसे पहले कहा जाता था ना कि निजी ख़वातीन ने एपिड्यूरल लगवा लिया तो जिसकी बैक मोरों का दर्द शुरू हो गया, लेकिन जो हमारी ख़वातीन जो किचन में जैसे काम कर रही होती है, बड़े बड़े पतीले खुद उठा लेती है। मैं अक्सर ख़वातीन से कहती हूँ कि एक तो ये जो पानी की जो बॉटल्स है 19 लीटर की, वो भी बड़े आराम से उठा लेती हैं, और कैसे उठानी है, बैठना कैसे, उठना कैसे, क्या ये भी तो बड़े रीजंस है ना जो ओवरलोड है हमारी ख़वातीन। हाँ, ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं कि हमने कोई चीज़ पकाई थी, वो पतीला उठाया तो फ़ौरन से यहाँ पे जो है ना मसल में चुक पड़ गई, उसकी वजह से हमें पेन हो गया। तो उनको बेसिकली वेट लिफ्टिंग की टेक्निक्स नहीं मालूम होती हैं। कोई भी चीज़ अगर आप झुक के यूँ उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारी डिस्क का प्रेशर होता है ना वो बढ़ जाता है। बहुत कम प्रेशर होता है जब हम लेटे हुए होते हैं, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में एक डिस्क होती है जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं। तो उसमें जब हम लेट रहे होते हैं तो उसका प्रेशर सबसे कम होता है। जब हम बैठते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 140 पे आ जाता है। जब हम खड़े होते हैं तो उसका थोड़ा सा मॉडरेट होता है, 100-110 तक। तो जब बैठ के फिर आप पूरा झुक के अगर कोई चीज़ यूँ उठाएंगे या खड़े होके भी यूँ उठाएंगे तो आपने तो अपनी कमर का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर वो हमारे पास आते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने तो फिजियोथेरेपी के लिए रेकमेंड किया है और ये मेरा पेन जा क्यों नहीं रहा। और काफ़ी ऐसे क्रॉनिक केसेस भी आते हैं। मस्कुलोस्केलेटल के जितने भी केसेस होते हैं वो सारे क्रॉनिक होते हैं। वो कोई भी एक्यूट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्यूट इंजरीज होती हैं, लेकिन ज़्यादातर MSK में सारी क्रॉनिक, क्योंकि वही है ना, डॉक्टर साहब ने जो बात की कि पेन होता है, इग्नोर कर लिया, दवाई ले ली, ठीक हो गया तो बस हम ठीक हो गए, सही हो गए। लेकिन जो इंटरनल बॉडी में जो चेंजेस हो रही हैं, उस मसल में क्या अंदर चेंज आ रहा है, तो वो उन चीज़ों को उतना वो नहीं दे रहे होते, सिग्निफिकेंटली नहीं ले रहे होते। तो जब उस चीज़ पे लोड आता है, ये तो दर्द बहुत पुराना था, अभी हमने बस एक पतीला उठाया तो उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो वेट लिफ्टिंग की टेक्निक्स फिर हम उनको सिखा रहे होते थे। एटलीस्ट पहले आप फुल स्क्वाट करें, नीचे पूरा बैठ जाएं, उसके बाद कोई वज़न उठा के ऊपर रखें। खड़े होके ये उठाना इज़ नॉट अ गुड लिफ्टिंग टेक्निक। सही। आपके पास जो ख़वातीन के यूजुअली ज़्यादा मसले मिसाइल आते हैं मिलाद भाई, वो किस हवाले से होता है?
सबसे ज़्यादा सर्वाइकल और उसके बाद जो है शियाटिका, ये दो सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे पास, या फिर ख़वातीन में घुटनों के बहुत आते हैं, घुटनों का बहुत ज़्यादा। और उसके अंदर जो है एक रीज़न जो एक कॉमन रीज़न हमने देखी है वो हमने देखे फ्लैट फीट की वजह से। जी थैंक यू बिलाल भाई इसकी बात को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि इसका भी तो बड़ा किरदार है फ्लैट फुट होने का। उसकी वजह से फिर आपका ये मीडियल अंदर वाली जो साइड होती है ना, यहाँ से फिर ऊपर नीचे की जो हमारी दोनों बोन्स हैं ये मिल जाती हैं आपस में, इनका यानी वो गैप खत्म हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड जिसके अंदर होता है मौजूद, तो वो यानी बाज़-औक़ात तो वो रप्चर हो जाती है, वो बिल्कुल ही मिल जाती हैं हड्डियाँ, बाज़-औक़ात सिर्फ एक साइड से अंदर वाली साइड से ये ज़्यादातर होता है। और उसमें हमने जो रीज़न कॉमनली देखी है वो फ्लैट फीट देखा है कि अक्सर वो पेशेंट होती हैं जो फ्लैट फीट होती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आर्च नहीं होती, सपोर्ट नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से अगर हमारे पास अच्छी जगह नहीं वॉक सी, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि जी हम घर में वॉक कर रहे थे और उस पर ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे थे, तो ट्रेडमिल तो वैसे भी आपके घुटनों के लिए एक तरह से देखा जाए बहुत नुकसानदेह है। हमारे पास ट्रैक्स अच्छे नहीं है, तो ट्रैक सब है ना कि सख्त ट्रैक पे आप करेंगे तो वैसे भी आप जितनी मर्जी वॉक करें आपके घुटने सबसे पहले फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी ना शूज का भी सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं जॉगर्स हों, प्रॉपर वाले हों, उस पर खर्चा कर लें, क्योंकि देखें वो खर्चा फिर भी कम है। वो अगर आपने चले 30-40 हज़ार के भी जूते ले लिए ना तो फिर भी सस्ते हैं। अगर वो खुदा ना खासा घुटनों की सर्जरी की या रिप्लेसमेंट की नौबत आती है तो वो लाखों का भी खर्चा है और वो एक मुसीबत है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो जनाब हो जाएं इस ऑडिशन के लिए तैयार, जो कि इंशाल्लाह होने जा रहे हैं 31 जनवरी और 1 फरवरी को इंशाल्लाह सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, पेशावर में। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद इस हवाले से जानना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं 0319818264 पर। शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और क्योंकि आज हम रीढ़ की हड्डी के मसले मसाइल के वाले से बात कर रहे हैं और ऐसी वो कौन से अवामिल हैं कि जिसकी वजह से हमें ये बैक पेन होती है, तो उनमें से एक जो नेचुरल जो अल्लाह की तरफ से कुदरती है। ब्रेक पर जाने से पहले बिलाल भाई हमें बता भी रहे थे कि क्योंकि जो हमारी जो फुट की शेप है ये बड़ा मैटर करती है। अगर आपकी फुट में कोई जैसे कहना कोई कर्व ना हो, तो जैसे हमने सुना था कि शोएब अख्तर वो कहते जी मुझे डॉक्टर्स कहते थे सही चल नहीं पाएगा, फिर देखो वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन दिस हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो फिर ऑफ कोर्स उनकी भी जूते होते हैं। अब वो देखना है कि हमारे पाँव को कौन सा सोल जो है वो सूट करता है। तो बिलाल ने मुझे बताएं कि अभी हम बच्चों में भी कैसे मुआयना कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों अपने शो में बात भी की, वो था कि आप अपने अगर आपको नहीं मालूम तो अपने पाँव पे इंक लगा के पेपर पे रख के देखिए, एंड देन उसके बाद इवन ऑन गूगल आपको वो भी बता देगा कि आजकल तो वैसे भी चैट जीपीटी का ज़माना है। बिल्कुल बिल्कुल, कि कितना उसमें एंगल कितना है, कितना कम है, तो वो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा यानी फिजिकल देखने से भी आप ये तो चेक कर सकते हैं, आप देख कर भी आपको ये इतना आइडिया तो हो जाएगा कि वो फ्लैट फीट है कि नहीं है, वो कितना सीवियर है, किस डिग्री का है। उसके लिए फिर जाहिर सी बात है कि स्पेशलिस्ट जो है वो उसको देखकर उसको चेक करके और उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करेंगे कि कितना आर्च वाला जूता जो है वो इनके लिए होना चाहिए या सोल इनर सोल बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो जरूरत पड़ती है। जैसे अभी उन्होंने भी पहनी है, जो उन्होंने फ्लैट जो जूते पहनते हैं, ये फ्लैट जूता भी तो मना किया जाता है कि आपने बिल्कुल सीधा, जैसे खेड़ी है, खुस्सा है जो बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कुशन नहीं होता ना, उसमें और उसकी वजह से उसका लोड बैक पर भी पड़ता है, लोअर बैक पर भी उसका असर पड़ता है। और हाई हील वाली जो सैंडल्स वगैरह खवातीन अक्सर पहनती हैं, तो वो भी एक बड़ी रीजन होती है कि उसकी वजह से उनकी लोअर बैक में तो पहने तो क्या पहने ये बताएं फिर। थोड़ी सी मतलब थोड़ी ब्रॉड हील होनी चाहिए, पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए आपको, ठीक है, जिसमें आपकी वो कहते हैं ना कि आपकी जो एड़ियां है वरना वो भी दुखती हैं अगर आप बिल्कुल फ्लैट पहने। अगर आप हील पहने तो आपका पंजा दुखता है। बिल्कुल, वो फिर और मसाइल हो जाते हैं उसकी वजह से। एक मसला होता है प्लांटर फिशाइटिस का, कभी वो डेवलप हो जाता है, कभी जनरल हील पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो ट्रैवल करता है आपकी टांग से होता हुआ ऊपर कमर तक, और फिर वो कमर में जो है ना जो इशू जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे कि जो डिस्क बल्ज का इशू आता है, वो असल में बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है कि सबसे पहले देखें हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ है मसल्स, और वो मसल्स जो है वो उसको सपोर्ट देते हैं रीढ़ की हड्डी को। तो जो भी हम चलते हैं उसका लोड जो पड़ता है वो पहले मसल्स पे पड़ता है। अगर हम बैठे हुए भी हैं तो उसका लोड पहले हमारे मसल्स बियर करते हैं। लेकिन जब ये अगर इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ने लगे, गलत एंगल पे बैठने की वजह से, हाई हील पहनने की वजह से, बहुत ज़्यादा आपकी लंबी सिटिंग है, तो उसकी वजह से ये मसल्स ग्रेजुअली वीक हो जाते हैं, और जब ये वीक हो जाते हैं तो ये स्टिफ हो जाते हैं, और जब ये स्टिफ हो जाते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी को खींच कर उसके कर्व को ख़त्म कर देते हैं, जो नेचुरली लंबर में हमारा जो आगे की तरफ कर्व है, सर्वाइकल में भी आगे की तरफ कर्व है, थोरेसिक में जो पसलियाँ हैं उसमें पीछे की तरफ है, हिप में, सैक्रल में हमारा पीछे की तरफ कर्व है। तो ये नेचुरल कर्व, ये अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, 4 कर्व्स होते हैं
नेचुरल। अगर ये कर्व स्ट्रेट हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होता है कि डिस्क जो पहले भी यानी कि जो मोहरें हमारे हर मोहरों के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि फाइबर की बनी हुई होती है, आउटर शेल, और इनर साइड उसके जेल फिल्ड होता है, और इसका काम होता है डिस्टेंस को मेंटेन रखना, कुशन प्रोवाइड करना, शॉक एब्जॉर्ब करना, जो बीच में से नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स हर दो मोहरों के बीच में। बात की तो बिलाल भी हमारी जो यहाँ की सड़कें हैं, जरा मैं सड़कों के वाले से बात जो करूँ कि इसकी वजह से क्या कुछ मसले, क्या सीरियस मसले मसाइल हो सकते हैं। आप लोग के लाइव कॉल भी शामिल करेंगे, प्रोग्राम का नंबर आप देख रहे हैं, आप इसमें भी कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बाइक वाले हैं उनको भी मुझे बताएं कि वो कैसे मोहतात रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बाइक पर ट्रैवल करना है, ये सड़कें तो हमारी टूट फूट का ही शिकार हैं, ये तो ठीक नहीं होने वाली। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है उन लोगों को जो ज़्यादातर बाइक में या फिर रिक्शे में सफ़र करते हैं? देखिए, बाइक और रिक्शे में 2-3 चीज़ें इश्यूज़ हैं। वन तो एक जो बताने की ज़रूरत है वो ये कि स्पाइन के लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है, एक तो यही कि एक्सियल लोडिंग, जो हम बैठे रहते हैं कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस एक पोस्चर में बैठना जिसकी हमने बात की थी, दैट इज़ वन। सेकंड इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो देखा गया रिसर्च में वो सबसे बुरी है, स्पाइन टॉलरेट नहीं करती। कंटिन्यूस अगर वाइब्रेशन हो जो कि इधर ट्रांसलेट करती है हमारे बाहर, ये जो रिसर्च हुई थी तो अमेरिका में जो रोड खोदने वाली मशीनों वालों पे हुई थी, या फैक्ट्री वर्कर्स जो उनकी वाइब्रेटरी मशीनें होती हैं, बट वही चीज़ हमारे मोटरसाइकिल वालों पे और रिक्शे वालों पे जो जिस तरह के धक्के और हमारी सड़कें हैं उसमें ट्रांसलेट करती है, तो दैट इज़ द वर्स्ट फॉर द स्पाइन। उसके अलावा जो 2-3 मसले हैं मोटरसाइकिल के, वो ये कि अनसपोर्टेड बैठे हुए हैं, कि वो सारा झटका लेने के लिए उनके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है कि जो उसको डल करे उस झटकों को। थर्ड थिंग ये है कि वो एक ही साइज़ की मोटरसाइकिल है, किसी का कद बड़ा है, किसी का कद छोटा है, किसी के हाथ लंबे, किसी के हाथ छोटे हैं, और वो वन साइज़ फिट ऑल मोटरसाइकिल है, उसमें कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं है। जी। तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन में बैठे होते हैं, और हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें यही एक सबसे अफोर्डेबल सवारी होती है और लोग घंटों इसके ऊपर सफ़र करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक चैलेंज है। अब बात यही है कि हम ना रोडें हम ठीक करना हमारे उसमें है, ना ये बाकी चीज़ें हैं, इक़्तिसादी हालात भी बहुत ज़्यादा हमारे उसमें नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? डेफिनेटली ये होता है, देखें, एक तो चीज़ यही है कि वो जो लोडिंग वाली बात की कि ब्रेक्स होनी चाहिए, कि अगर किसी का सफ़र 1 घंटा 2 घंटे का है तो उसको ये हो कि 20 मिनट आधे घंटे में एक ब्रेक हो। सही है। सेकंड ये हो सकता है ऑफ कोर्स अब टेक, और वो उसमें हमारी मोटरसाइकिलों में अगर नहीं आ रही तो वो अगर लंबा सफ़र है, ज़्यादा करते हैं, तो वो कोई ना कोई सपोर्ट की बेल्ट पहन सकते हैं। अगर इस तरह की सफ़र है कि वो करें। सीट जो है जो मोटरसाइकिल ने दी है वो तो कंपनी ने जो दी है सो है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी लगा सकते हैं कि थोड़ी सी ग्रिप बेटर, अपनी हाइट, अपनी पोजीशन ऐसी बेहतर हो जाए कि जब वो बैठे हुए हों तो थोड़े से कंफर्टेबल पोजीशन में हो। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था कि बहुत फ्लेक्स पोजीशन में बैठेंगे तो पहली स्पाइन पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यही चंद चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, एंड मतलब जो टोटके के तौर पे हम लोग अपने हालात में और अपने सर्कमस्टांसेस में अपने चैलेंजेस के लिए कर सकते हैं मोटरसाइकिल वाले। एंड बाकी वही है कि ऑफकोर्स जो सवारी वाले होते हैं वो भी ज़रा सपोर्ट के साथ प्रॉपर तरीके से बैठें, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनसपोर्टेड बैठे होते हैं, तो ये वाइब्रेशंस और झटके और ज़्यादा लगते हैं। बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो जो खड़े होकर जा रहे हैं वो भी मुसलसल वो भी खेले जा रहे हैं। हमारे कॉलर साथ मौजूद है, हमारे कराची से तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। जी तनवीर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज पता करनी थी कि अभी लास्ट वीक आई एम मोर 60 प्लस। लास्ट वीक में सुबह जब सो के उठा हूँ तो मुझे ऐसे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एकदम कमर से लेके नीचे पंजों तक दोनों पाँव में बेइंतहा सख्त पेन था। जी। और इतना था कि मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ सका। उसके बाद मैंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा B12 की टेबलेट खाओ। मैंने B12 खाई थी 15 दिन। उसके बाद टेस्ट कराया तो टेस्ट में तो अब मेरा 400 के करीब B12 है, तो उसने मना कर दिया कि मत खाओ। दर्द कम हो गया, लेकिन झंझनाहट टाइप की कोई चीज जो है ना वो मेरे पैरों में कंटिन्यू है। कभी कभी दर्द होता है, कभी नहीं होता, लेकिन होता दोनों पैरों में। तो इससे कोई क्या नाम है रेमेडी या कोई इलाज या किसी को दिखाना हो गाइड कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर से पूछना चाहूँगी, और ये अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम जैसे सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी कमर से एक दर्द शुरू होता है। वो कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम दिन जैसे बढ़ता है तो वो दर्द कम हो जाती है। लेकिन जिससे उन्होंने बात की इनके समय तो और बहुत से लोग इसको कितनी जल्दी इसके हम सोल्यूशन की तरफ आ जाए, इलाज की तरफ आ जाना चाहिए, या फिर अगर उसको इग्नोर करें तो कुछ अर्सा गुजारा हो सकता है? देखें, ये जो चीज़ है ना ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है? ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, ठीक है? ये डेवलप होते हुए टाइम होता चला गया।
देखिए हमारी बॉडी जो है ना इसके अंदर मतलब उनकी बॉडी चीख रही थी, वो जहाँ हम लोग ना इजी लेते कोई बात नहीं हो सकता मेरा गलत पॉस्चर हो, लाजमी इशारा दे रही थी, लेकिन इन्होंने इशारों को पिक नहीं किया। देखिए हमारे बॉडी के अंदर ना बड़े अच्छे कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी अचानक से गिव अप नहीं करती। हमारी बॉडी के अपने डिफेंस मैकेनिज्म है, वो लड़ते रहते हैं, कंपेंसेट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कंपेंसेट करते रहते हैं। लेकिन जब आपका बॉडी का अपना ही दिफाई निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है तो वो सिम्टम फिर हमारे सामने ज़ाहिर होते हैं, तो वो कहते हैं गिव अप, हैंड्स अप, अब हम इससे ज़्यादा जो है इसको बियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर वो एक सूरत ऐसी बनती है, या कोइंसिडेंट कह लेंगे, सुबह उठे उनको ये फाइंडिंग्स अपने अंदर मिलना शुरू हुई। ठीक है, कि कमर कर दर्द नीचे दोनों टांगों में फैल गया और साथ में सनसनाहट और चूटियाँ सी रेंगनी शुरू हो गई। ठीक, तो ये डेफिनेटली जो है ये जैसे डिस्क प्रोलैप्स का केस भी हो सकता है। ठीक है, ये स्पॉन्डाइलोसिस की एडवांस स्टेज भी हो सकती है। ठीक है, इनकी एज भी मेरे ख्याल में गालिबन ज़्यादा लग रही थी एज आवाज़ सुन के इनकी। तो ये बहरहाल ये प्रोसेस है। और जो एक हमारा मिस्टेकिंगली चीज़ है कि जो भी कमर करता है तो विटामिन B12 खा लो, विटामिन B12 खा लो। ठीक है, विदाउट गेटिंग अ लैब टेस्ट डन आप डायरेक्टली विटामिन B12 दे दें, और फिर एक लम्हा आता है जब उससे कोई रेमेडी सही नहीं हो रही होती तो फिर वो कहते हैं कि विटामिन B12 करवा लो। अब करवा के देखें जना, वो तो वैसे ही एक्सीड कर चुका होता है या नॉर्मल रेंजेस के अंदर होता है। तो मेरे ख्याल में इसकी एक डेफिनेट ट्रीटमेंट के लिए जो है वो हम डॉक्टर्स को भी बहुत अप्रोप्रिएटली अंदाज से इस चीज़ को देखना चाहिए। और अगर कोई कमर दर्द की शिकायत कर रहा है तो उसको स्टेप वाइज लेना चाहिए। सबसे पहले इनको कौन से अपने टेस्ट कराने चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है इनको? देखिए सबसे पहले तो इनको जो है रेमेडीज़ के लिए जो बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह, सबसे पहले तो इनके एक्सरेज होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे प्रॉपर व्यूज़ होने चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिशनर वगैरह भी हैं वो नॉर्मल व्यूज़ करवा लेते हैं। हमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन या मतलब कमर को झुका करके एक्सरे करना, कमर को पीछे करके एक्सरे करना, तो ये इसके अप्रोप्रिएट व्यूज़ होते हैं जिसके अंदर जो है वो आप स्पॉन्डाइलोसिस के स्टेजेस को जो है वो क्लेरिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तनवीर साहब हमारा शो देखते रहे हमारे, क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है। साथ में कॉलर भी मेरे साथ मौजूद है, नसीम है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बिल्कुल बहुत शुक्र है। आप बताएं, आप ठीक है? क्या सवाल है आपका? मैम मेरी वालदा है, उनको 2 माह से उसके हेड का मसला है, वाइब्रेट कर रहा है 2 माह से। और इधर स्पाइन के जो है डॉक्टर उस्मान कपूर से उनको भी चेक करवाया पर कोई अफाका नहीं हो रहा। तो ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं लेकिन मेडिसिन के साथ कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा, कोई एक्सरसाइज या कोई और अदर एक्टिविटी जिससे कुछ फर्क पड़े। उनको सारी रात वो कहती हैं मैं थक जाती हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा, वो वाइब्रेट करता रहता, हिलता रहता। आप कुछ काउंटर सवाल पूछना चाहेंगे इनसे, नसीम भाई से, ताकि ये जो वाइब्रेट कर रही है किस चीज की इशारा कर रही है? वाइब्रेट तो हाथ या पैर? ये आपके क्या उनका हाथ झटका मारता है क्या, मुझे बताएं नसीम भाई? जी उनका ना वाइब्रेट करता है, मतलब सर हिलाते हैं। जैसे आप कोई भी पेशेंट देखते हैं जो अक्सर बाजू हिलते रहते हैं, उनका हेड हिल रहा है। अच्छा, सर उनका हिलता रहता है, सर उनका हिलता रहता है। चीज़ होती है ना, वो तो चले। फिर कि वो मेरे ख्याल से कॉलर्स पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हो तो करते बट कंसल्टेशन करना ज़रा मुश्किल होगा। ये टेली क्योंकि ना हम कंसल्टेशन एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए तो बगैर डायग्नोसिस के ना हम आपको कुछ सही चीज़ रेमेडी बता नहीं सकते कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम रीढ़ की हड्डी के जो मसले मसालों से हवाले से बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको बैक में तकलीफ होती है, यानी कमर में तकलीफ होती है। हमने सर्वाइकल के हवाले से बात की, शर्टिका के हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन हमारे जो कॉलर ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ थे नसीम, और अपनी वालदा के हवाले से बात कर रहे थे कि उनकी वालदा का जो सर है उन्होंने कहा कि वो एक तरह से बाबा हिलता रहता है। तो एक तो ऑफकोर्स एज फैक्टर भी होगा, लेकिन क्या चीज़ें डॉक्टर साहब आपको लगता है इसमें बज़ाहिर इनकी बातों से जो लग रहा है वो पार्किंसंस का लग रहा है कि उसमें राशा की जो बीमारी जिसे हम आम उर्फ में कहते हैं उसमें इस तरह की मूवमेंट होती है। तो बेहतर ये किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें, वो एक बार देख लें, फिर कोई जो भी उनको MRI या कोई और टेस्ट कराना होगा वो लोग करेंगे। और ये भी समझना है कि उसमें हो सकता है इन्होंने जो कहा था किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई भी शुरू की है, तो इसमें फ़ौरन उस तरह से नहीं होता कि ये उस तरह की डिजीज़ नहीं है कि जिसमें आपने फ़ौरन दवाई दी और मसला ख़त्म हो गया। ये यही होता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोल, कुछ इम्प्रूवमेंट आती है और आहिस्ता आहिस्ता टेप वो एडजस्ट करनी पड़ती हैं दवाइयाँ। तो प्रॉब्ली वही होगा जो इनकी बातों से लग रहा है। सही। और वो जो उनसे पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जो तनवीर साहब थे, उनको फिर आप क्या, जो क्योंकि अक्सर मैंने आपसे पहले बात भी की ना कि जब बैक्स की आप सुबह उठते साथ ही अगर आपकी बैक में दर्द शुरू होती है तो फिर अब
जो लोग सुन रहे हैं, जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनको कौन से टेस्ट कराने चाहिए आप? उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको एक्सेस करवाने चाहिए। एक्सेस वो भी करवाएं, ठीक है, एक्सेस करवाएं, और एक्सेस करवाने के बाद जो उनके कंसल्टेंट हैं अगर वो उनको मशवरा देते हैं कि आप एमआरआई की तरफ प्रोसीड करें तो फिर एमआरआई की तरफ प्रोसीड करें। इट ऑल डिपेंड करेगा क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर एग्जामिनेशन में चीज़ें जो रिक्वायर्ड होंगी उसी तरह से ली जाएंगी और फिर ट्रीट की जाएंगी। सही, ठीक है। अच्छा, आप यूजली जो देख रही होती हैं उसमें क्या कहाँ हम लोग की गलती कर रहे थे? ठीक है, एक तो हमारा पोस्चर का तो इशू है अक्सर, वो हमें मालूम है, उसको हमने ठीक करना ही करना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारी ख़राब हो रही होती हैं और हमारी सेहत में बता भी रही होती है, हमारी हड्डियाँ में बता रही होती है, बट हम उसको सुनते नहीं हैं। वो कितना सिवियर जो है हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। देखिए, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोग कर रहे होते हैं, कई सालों से कर रहे होते हैं। जैसे आजकल बहुत हमारे पास फिटनेस ट्रेनर्स हैं या जो जिम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लड़के या लड़कियां जितने भी हैं, जिम करते वक्त भी उनकी मसल की इंजरी हो जाती है, क्योंकि वो उनका पाँव से लैंड नहीं करता ना। जंपिंग जैक्स करते हैं, आपको पता नहीं पाँव लैंड कैसे करना है। एग्जैक्टली, या डेड लिफ्ट्स कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अभी तो जैसे बहुत सारे अच्छे जिम्स भी हैं जहाँ पर पर्सनल ट्रेनर्स भी हैं, वो उनके साथ कर रहे होते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ट्रेनर्स के बगैर भी कर रहे होते हैं जिम ना। तो उनको जैसे डेडलिफ्ट है, उनको टेक्निक ही नहीं पता होती कि हमने लैंड कैसे करना है और खड़े कैसे करना है, लाइक अपर बॉडी को कैसे रखना है, लोअर बॉडी पे स्क्वाट किस तरह से करना है। तो फिर ऐसे पेशेंट्स में बहुत सारी ऐसी इंजरीज आती हैं, तो वो भी फिर हमारे पास कंसल्ट के लिए आते हैं। फिर हम उनको फ़िलहाल रोक देते हैं कि आप फिलहाल ऐसे जिम ना करें, थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को रिकवर होने दें। उसके बाद भी अगर आप जिम करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप किसी पर्सनल ट्रेनर के साथ कर लें। ये वाले केसेस बहुत आते हैं। दूसरा, अगर जैसे बहुत क्रॉनिकली अगर मैं बोलूँ कि ख़वातीन जैसे आती हैं, लाइक घर के काम कर रही हैं या जॉब रूटीन उनकी ऐसी है कि 9-9 घंटे 10-10 घंटे उनको बैठना ही है, तो उनको भी बस हम थोड़ा सा पोस्चर करेक्शन की तरफ लेके जाते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को ही बेहतर करें। सर्जरीज हुई हैं, उनको भी बच्चे भी अपने उठाने हो, क्योंकि अक्सर माएँ जो है वो कहती है कि मतलब बच्चा ऐसे भी नहीं उठा आते हैं। पाते। हाँ, ऐसे भी आते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे भी, क्योंकि बच्चे का भी ज़ाहिर वेट है। अब बच्चे को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हम सपोर्टिव मेजर्स देते हैं। जैसे अगर आप बच्चे को उठा रहे हैं, ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो एक ब्रेस्ट फीड का पिलो मिलता है, पिलो के ऊपर आप उस बच्चे को रखें। आप अपनी कमर को सपोर्टेड रखें, कहीं भी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आपकी बैक सपोर्ट है, उसके बाद आप बच्चे को उठा के फीड करें। या अगर बच्चे का डायपर वगैरह चेंज करना होता है, वो जल्दी जल्दी में बोलती है कि हम तो जी बैंड करके वो जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आप कहीं बैठ के और अपनी पोजीशन को करेक्ट करके फिर आप वो डायपर चेंज करें, या खाना खिलाना है, या बच्चों को पढ़ाना भी है। कई माएँ आती हैं कि हम तो जी अपने बच्चों को पढ़ाती रहती हैं, लाइक 1 घंटा या 2 घंटा अगर हम देते हैं, ट्यूशन नहीं जाते, हम ही पढ़ाते हैं घर पे। तो हम कहते हैं कि आप भले पढ़ाओ, ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें रोक दो। हम ये भी नहीं कर सकते ना कि आप अपनी एक्टिविटीज़ रोक दो और फिर बस बैठ जाएं। बैठना भी एक इलाज नहीं है। तो उनको भी हम यही गाइड करते हैं, आप मसल रिलैक्सेंट तो जो आप टेबलेट्स वगैरह ले रही हैं तो वो लेती रहें, लेकिन आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी अपने साथ साथ रखें। आप बच्चों की चेयर और टेबल का जो डिस्टेंस है वो ऐसा रखें कि लाइक आई लेवल पे उनका बुक्स होने चाहिए। आप भी जो देख रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, तो आपकी गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। कमर के अलावा गर्दन के मसले भी बहुत ज़्यादा जो है वो हो गए। वही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे इतनी टाइटनेस हो जाती है, उस टाइटनेस की वजह से फिर पूरा स्ट्रेस आ जाता है, वर्टाइगो की कंप्लेन आने लगती है। जब हमारा जो अपर सर्वाइकल है उसकी लिमिटेशन आ जाती है, जब मोरों की बीच में मोबिलिटी नहीं होती तो वो फिर वर्टाइगो का शिकार हो जाता है। उसमें होता है कि चक्कर आने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पूरी दीवारें घूम रही हैं, सर ऊपर या नीचे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या। तो उसकी रिहैब भी होती है, उसकी रिहैब थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें कुछ मैनुअर्स होते हैं जो हम करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम ब्रेन डारो एक्सरसाइजेस कहते हैं, डिस्क हॉट पाइप मैनुअर होता में है। आगे जाके कि वैसे अगर नॉर्मल हम भी बैठे हुए तो हम एक जो छोटी मोटी बैठ की जो चीज़ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, वो क्या है जो हमारी कमर के लिए मुफीद हो सकते हैं। मेरे साथ कॉलर है सकीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बाजी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सकीना, क्या पूछना चाहेंगी? भाई मेरे ना ये बैक साइड पे करके ना, लेफ्ट साइड पे करके ये पेन नहीं जा रहा, तो मैंने सोचा गुर्दे का इशू है शायद। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था 2 मंथ्स बिफोर, तो फिर उन्होंने कहा आपको गुर्दे का तो मसला ठीक, उन्होंने कहा तो सूजन है। फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया अभी ये SIUT से सिविल हॉस्पिटल से, तो उन्होंने कहा भी आपको ना पत्थरों का मसला लग रहा है, गुर्दे तो आपको ठीक है। तो मैं ना ज्यादातर पता नहीं मेरा खड़े में ज्यादातर काम है, मतलब बैठती में पूरे दिन में कम ही हूँ, बस खाना खाने के लिए बैठ गई, जैसे सारे दिन ना खड़े होने वाला काम है मेरा। अच्छा, आप क्या काम करती हैं सकीना?
बस मैं घरेलू वाइफ ही हूँ। अच्छा ठीक है, घर के आप काम करती हैं, ठीक है ठीक तो है। ज़ाहिर है सारा मतलब घर को खुद ही करना होता है, कपड़े प्रेस वगैरह खड़े होके और बर्तन कपड़े वगैरह धोने खाना हैं, वगैरह सब कुछ बिल्कुल। ज़्यादातर मेरा खड़े होने का बहुत ज़्यादा काम है मेरा। तो ये मेरा ना पेन कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने खड़े हो नहीं पा रही, कभी कभी ना ऐसे दिल करते बस मैं लेट ही रहूँ। अल्लाह अल्लाह। तो हाँ चलें जी। चलें मैं पूछ लेती हूँ डॉक्टर साहब, उनको क्या करना चाहिए? कि तो जिस तरह क्रॉनिक बैक पेन का बता रही हैं तो डेफिनेटली पहले तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसको, कि तसल्ली कर लेंगे कोई और वजह तो नहीं है जो इनको कोई अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो। अगर वो तसल्ली हो जाती है, एज के साथ ही है, अक्सर यही होता है कि वो आप जो काम 20 से 40 के दरमियान करते आ रहे होते हैं वो 40 के बाद ज़रा पर डिफ़िकल्ट हो जाता है एज के साथ वो करना। तो उसमें फिर यही कि एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मेजर्स और काम का लोड ज़रा सा डिवाइड करके करना, कि एक साथ बहुत ज़्यादा देर लंबा एक काम ना करें। जो भी घरेलू काम है, चाहे वो स्त्री हो, किचन का काम हो, वो आप डिवाइड करके कर लें ताकि आपकी मूवमेंट होती रहे और एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा लोड वाला काम ना हो। तो इस टाइप की चीज़ें की जा सकती हैं। बट उनकी बातों से कोई ख़तरनाक चीज़ बाहर तो नहीं लग रही, अगर इतने दिनों से दर्द चल रहा है तो। लेकिन ये कि आई थिंक इट्स बेटर कि एक बार इन्वेस्टिगेट करा लें, तसल्ली करा लें तो प्लीज बेहतर है। सकीना, ये अपने लिए ज़रूर करो, ये आपके अपने लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप हेल्दी होंगी ना तो आपके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, तो ये माँ का और आपका घर भी बहुत अच्छा चलेगा। तो एक औरत का, एक माँ का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ब्रेक में हम लोग ज़रा कुछ रेड फ्लैग्स के वाले से बात कर रहे थे, तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड दे दूं कि अभी हम जो बातें कर रहे हैं ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है, और बल्कि मैंने शुरू में भी कहा था कि 80 से 90% जो मसाइल कमर दर्द और गर्दन दर्द के होते हैं उसमें कोई बीमारी या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होती है। बट इसी वजह से हम लोग कभी कभी जो है वो डॉक्टर्स भी और मरीज़ भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि भाई अगर दर्द हो रहा है उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं लेते। तो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पहले उनको मैं ज़रा सा एक ब्रीफली बता दूं, तो फिर मैं रेड फ्लैग्स पे भी आऊँगा तो उसकी रेलेवेंस समझ में आएगी। तो जो स्पाइन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या सकती है ना, तो पहली चीज़ जो है, जिस तरह जिसम में कहीं भी कैंसर होता है तो रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी का अपना कैंसर तो इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन कहीं दूसरी जगह से कैंसर रीढ़ की हड्डी में आ सकता है। इन्फेक्शन जैसे बाकी सारी जिसम में हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। टीबी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन समझा जाता है, लेकिन दीगर इन्फेक्शंस भी होते हैं स्पाइन में। तीसरी चीज़, ट्रॉमा के साथ कोई हड्डी टूटना, कोई चीज़ डैमेज होना, अगर कोई सिग्निफिकेंट चोट लगी है, आपको सीढ़ियों से गिरे हैं, दरख्त से गिरे हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है तो डेफिनेटली इंजरी। फिर पैदाइशी कुछ चीज़ें होती हैं, कुबड़ापन जो होता है, जो स्कोलियोसिस या काइफोसिस स्पाइन में बन जाती हैं, या बचपन से कोई बनावटी चीज़ हो स्पाइन के अंदर, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। फिर जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो सोजिश वाली बीमारियां, जो डॉक्टर साहब ने बताया था, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें मोरों में सोजिश होती है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये 5 मेजर कैटेगरी। छठी जो कैटेगरी है जो सबसे कॉमन है इन सब में, वो एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम, जिसे हम डीजेनरेटिव कहते हैं, कि जो उम्र के साथ होते हैं। लेकिन उम्र के साथ का मतलब ये नहीं होता कि ज़रूर बुढ़ापे में जाके होंगे। वो सफ़ेद बाल की तरह, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जवान लोगों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसी तरह ये चेंजेस भी यंगर पॉपुलेशन में भी आ सकते हैं, और बहुत से बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें नहीं होते। जी बिल्कुल। लेकिन ये कि क्योंकि इनमें कोई हमारे पास कोई डिजीज़ प्रोसेस आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई और चीज़ नहीं होती, ये एज के साथ तोड़ फोड़, जेनेटिक्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। तो उसमें जो कॉमन चीज़ें, उसमें एक तो डिस्क की हमने काफ़ी बात की, डिस्क उसकी वजह से शियाटिका होता है। एक होती है जो उम्र के साथ, बड़ी उम्र में जाके नाली तंग हो जाती है, उसे हम स्टेनोसिस कहते हैं, कि नाली तंग होती है। तो उन लोगों को ऐसे पेन नहीं होता, लेकिन जब वो चलते हैं तो उनसे चला नहीं जाता। वो 5 मिनट के बाद कहते हैं मेरी टांगे सुन हो जाती हैं और हमें बैठना पड़ता है। जेनेटिक में भी तो होता है ना आपकी, जेनेटिकली कंजेनिटल स्टेनोसिस अलग चीज़ है, बहुत रेयर होता है। जो ज़्यादा होता है वो यही होता है कि एज के साथ जो स्पाइनल स्टेनोसिस बनता है। तो 60s में अक्सर लोग आते हैं। जेनेटिक वाले वो होते हैं जो यंग एज में 30-40 में कोई आ जाए, लेकिन ज़्यादा लोग जो होते हैं वो 60s में, 50s में, लेट 50s 70s में आते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ज़रा ज़्यादा चलते हैं तो उनकी टांगें सुन होने लगती हैं, उनको बैठना पड़ता है। ऐसे उनको कोई पेन नहीं होता, लेकिन उनकी एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। तो ये एज रिलेटेड इन अ नटशेल चीज़ें होती हैं। अब बात ये होती है जब किसी को कमर में दर्द हुआ तो कब डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है। तो रेड फ्लैग्स जो हम लोग कहते हैं, एक तो एक्सट्रीम एजेस कहते हैं कि बच्चों में कॉमन नहीं है कमर दर्द। कभी भी बच्चे में कमर दर्द हो तो डेफिनेटली पहले दिखा के तसल्ली कर लें कुछ है कि नहीं है। तो बच्चों में कॉमन नहीं, और फिर वही एल्डरली में है 50-60 के ऊपर कोई और प्रॉब्लम साथ हो सकती है, डीजेनरेटिव भी हो सकती है। तो ये एक तो एजेस की एक्सट्रीम हो गई। यंग पेशेंट्स में अगर कोई उसके साथ नसों का मसला हो, कि कमज़ोरी आ रही हो, चाहे वो यूरिन और स्टूल के कंट्रोल में कमज़ोरी हो या पैर के हिलने में कमज़ोरी हो, वो रेड फ्लैग है, उसमें डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा।
साथ में कोई फीवर हो रहा है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन के साथ कमर में दर्द हो रहा है तो सही इन्फेक्शन हो अंदर सकता है, दिखाए। सिग्निफिकेंट ट्रॉमा जो हमने बात की, अगर एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हैं कहीं से, तो डेफिनेटली तसल्ली करा लें, कोई चीज़ टूटी नहीं है। और कुछ ये सिर्फ ये ना सिग्निफिकेंट ट्रॉमा में आपका गम भी आ जाता है। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरी कमर टूट गई है कि आपने ये भी तो वो हाँ, उसको भी आपको देखना। बट हम जो ट्रॉमा की बात करें, जो स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज की बात करें, ट्रॉमा की बात करें, हाँ मैं एक्जैक्टली ट्रॉमा की बात करें, दिखाई नहीं देता। अच्छा मुझे बताया इसके पॉइंट्स, हिजामा के पॉइंट्स कौन से, कि अगर हम बैक पेन के वाले से बात करें? बैक पेन में देखें, ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो L4 L5 के ऊपर डिस्क बल्ज के साथ आ रहे होते हैं। मस्कुलर स्पैज़म भी होता है तो लोअर बैक पर ही होता है, तो उसके लिए बिल्कुल यानी ऐसे बताना तो मुश्किल है, लेकिन जो SI जॉइंट्स होते हैं जो दो गड़े से होते हैं बिल्कुल कमर के नीचे वाली जगह पे, तो वहाँ वो असल में नर्व रूट्स वहाँ से गुजरती हैं। तो हमारा पॉइंट जो एक सेंटर में बिल्कुल लोअर बैक पर बिल्कुल आखिरी सिरे पे एक वो बहुत अहम पॉइंट है, वो L4 L5 वाली जगह है, और उसी से जो रूट्स निकलती हैं तो उसके लिए फिर हम दोनों तरफ वो जो SI जॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम कप्स लगाते हैं। ये 3 कप हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और आजकल बहुत कॉमन हो गया है वो L5S1 का इशू है। L5S1 पे भी अक्सर डिस्क बल्ज भी हो जाता है और उसमें बाज़ औक़ात जो है ना वो मोहरा थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है, जिसको हम एंटीरोलिस्थेसिस बोलते हैं। ज़्यादातर एंटीरोलिस्थेसिस के केसेस हमने देखे हैं। या फिर जो है ना वो उस पर मामूली सा एक फ्रैक्चर भी होता है जो L5 बिल्कुल टेल बोन के ऊपर, तो वो उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा बैठते हैं, सारा दिन बैठते रहते हैं। तो उसमें भी हमारे फिर पॉइंट जो है वो उससे थोड़े से नीचे अपर हिप के ऊपर ही लगते हैं, जो L5S1 को कवर करने के लिए हम लगाते हैं। तो हिजामा से तो देखें बेसिकली क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, सबसे पहले स्किन के नीचे का वो जो जमा हुआ ब्लड है जो निकलता है हिजामा में, सबकुटेनियस ब्लड, तो वो निकलता है। बाकी जो उसके नतीजे में उसके नीचे जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन चल रही है वो इंप्रूव हो जाती है, जिससे फिर मसल्स रिलैक्स होते हैं। सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है हिजामा का वो मस्कुलर स्पैज़म रिलीव होता है, तो उससे फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू होती हैं। लेकिन साथ में थोड़ी सी, जैसे कि मैंने कहा कि यानी फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचिंग, जो हम एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग बताते हैं पेशेंट्स को कि वो सीधा लेट कर बिस्तर के ऊपर अपने घुटनों को अपने सीने की तरफ खींचें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज़ करें। और लेकिन ये हो थोड़ा सा बहुत बिल्कुल सॉफ्ट उस पर ना हो, थोड़ा सा हार्ड सरफेस होना चाहिए नीचे, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है, इफेक्टिव होगा ये। बिल्कुल। और ये लोअर बैक को आपकी रिलैक्स करेगा। अक्सर जो सुबह सोकर उठने पे जो लोगों को दर्द होता है ना, वो मस्कुलर स्पैज़म और विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बड़ी रीज़न ये होती है। तो इसका मतलब आप रात को सोने से पहले भी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लिया करें, सुबह उठ के भी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लिया करें। अहमदाबाद से हमारे साथ कॉल मौजूद है अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी अवैस भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मैं मुझे डॉक्टर से सवाल था, मैं यंग हूँ ना, अभी 21-22 का हूँ ना, जी जी। तो मुझे अब थोड़ा मतलब मुझे दर्द आता था बार बार बैक पे, तो मैं उसे जो है ज्यादा सीरियस नहीं लेता था। आस्ता आस्ता जब ज्यादा ये दर्द बढ़ा तो मैंने अपनी मतलब जो कभी थेरेपी कराई, कभी टैबलेट्स ली, सब कुछ करके आखिर में जब MRI कराई पता चला मेरा मिल्क स्टेटमेंट है ना, मतलब जो लोअर बैक पे कर्व है तो वो नेचुरल खत्म है। तो मुझे काफी सारी डॉक्टर है हमारी वो उसने दिया है कि आप ये स्ट्रेचिंग करो, आप ये टैबलेट्स लो, आप ये पेन किलर लगाओ, ये जो टूल्स है ये आप लगाओ, पर मुझे मैम वैसा आराम नहीं आ रहा, कोई भी आराम मतलब नहीं है। फिर भी बैठता हूँ, उठता हूँ, सडनली कोई भी एक्शन करता हूँ तो मुझे वो वैसे का वैसा दर्द होता है, महसूस होता है। और आपकी तो एज भी बहुत कम है, या लाइक आपने बताया कि 20-21 साल की इनकी एज है। प्रोफेशन क्या है इनका? आपका प्रोफेशन, आप तो मेरे ख्याल से पढ़ रहे हो या कुछ काम करते हो, जॉब करते हो या वैसे पढ़ रहे हो? मैम मैं जिम करता था, उसमें मुझे थोड़ा देर रात का दर्द स्टार्ट हुआ। अच्छा, आप जिम करते थे, आपको लगता है जिम की वजह से तो नहीं हुआ ये? जी मैम, आपने कहा आप जिम करते थे या जिम ट्रेनर थे, क्या थे? जिम करता था। अच्छा, आप जिम करते थे, तो आपको लगता था कि वहाँ पे कोई ऐसी गलती हुई है? जी मैम उधर भी मुझे आसपास जब मैं बैक की स्ट्रेचिंग करता था या एक्सरसाइज करता था तो मुझे जो है ना बैक पे पेन आता था, और साथ मेरा काम है वो भी बैठने वाला है। अच्छा। तो उसमें मुझे आस्ता आस्ता फील होता रहा, दर्द आस्ता आस्ता होता रहा पेन जी, तो आस्ता आस्ता फिर ये बढ़ने लग गया, और अभी ये काफी है कि मुझे बैठने में बहुत मतलब तंग होता हूँ कि सडनली कोई भी एक्शन नहीं कर सकता। देखिए 21 to 22 ईयर्स की एज, ठीक है, अर्ली एज के अंदर 18-19 में इन्होंने जो है वो जिम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो आपकी स्पाइनल फ्यूजन का और जो है प्रॉपर आपकी बोन की फ्यूजन का वक्त था, ठीक है, तो उसमें इस तरह के पेन आना बहुत कॉमन है, ठीक है। और फिर जैसे बताया जाए यंग एज के अंदर एक दूसरे बॉडी बिल्डर्स को देखते हुए जो है वेट उठाने की कोशिश करते हैं, और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो आज के माशरे में या जिमों के अंदर हम देखने को ख़ास तौर पे मिल रही है वो ये डेड लिफ्ट का। जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी इसका बताया कि अक्सर पेशेंट्स हमारे पास हैं डॉक्टर साहब, वो डेड लिफ्ट की उसके बाद कमर को पकड़ के बैठ गए। डेड लिफ्ट को बगैर अपने पैरास्पाइनल मसल्स के स्ट्रेंथन किए बगैर उठाना सिर्फ शौक में या एक दूसरे के कंपटीशन के बेसिस पे बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। डिस्क स्लिप का बहुत ज़्यादा मेजर कॉज बन रही है आजकल,
तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए एक तो। और दूसरा ये कि सेकेंडली इनके केस के अंदर चीज़ देखने को मिली वो इग्नोरेंस देखने को मिली, जो उन्होंने शुरू से करना शुरू की, 3 से 4 साल गुजारे, अब वो चीज़ जो है मैंने बताया ना बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में आपके जवाब दे जाते हैं, तो ये अब जब इनके जवाब देना शुरू हो रहे हैं। फिर बाकी इनका प्रोफेशन थोड़ा सिटिंग वाला प्रोफेशन और प्रायर जिम की हिस्ट्री, तो इनके बैक के जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं और जो उन्होंने बताया कि एमआरआई के ऊपर जो है वो स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन आई है, इसके कमर का बिल्कुल सीधापन, वो इसी मसल्स की वजह से ही है कि मसल्स ने जो है नॉर्मल जो लंबर लॉर्डोसिस था, जो कर्व था, वो लॉस करवा दिया, जिसकी वजह से जो है कमर बिल्कुल एक्सरे पे या एमआरआई के ऊपर सीधी नज़र आ रही है बजाय जो उन्होंने बताया। और फाइंडिंग्स पे हमें अभी डिस्क नहीं मालूम कि क्या चीज़ें, और ना उन्होंने अलामात के तौर पे बताया कि कमर का दर्द नीचे टांगों पे जा रहा है या टांगों में सुनपन आ रहा है। तो आई थिंक द थिंग्स आर ऑन गुड साइड। इनको चाहिए कि प्रॉपरली जो है कंसल्ट करवा के अपनी वही लाइफ स्टाइल, सिटिंग मॉडिफिकेशन, जॉब स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिम में सुपरवाइज चीज़ें, लेकिन अभी तो फौरी तौर पर जिम ना करें, उसको पॉज दें। और लेकिन आपकी बात से मुझे पता चला कि वो बच्चे जो जल्दी जिम शुरू कर देते हैं, लड़के स्पेसिफिकली, ये बिल्कुल भी इनके पेरेंट्स सुन लें कि प्लीज आपका बच्चा वॉक करे, रनिंग करे, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन जिम जो है ये इनका नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैंने तो ये फर्ज किया। हाँ, एंड अनसुपरवाइज्ड जिम, ठीक आई डोंट है। रिकमेंड। सर मुझे बताइए कोविड के बाद जो है आपने क्या तब्दीली देखी लोगों की इसमें, बहुत सारी मसल्स की पेन में या फिर हड्डियों या जोड़ों की पेन में? कोविड के बाद देखिए, कोविड एक डेफिनेटली दुनिया की बहुत सारा निज़ाम उसने बदला और हर एक को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट किया है। एक तो ये कि कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा ये हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं वो, और एक आपको बूम जो मिला है जिम्स का और लोगों का, अगर आप पार्क्स में ये पैडल का आजकल बहुत चल रहा है और स्पोर्ट्स का और ये सब, तो ये भी कोविड में ही जब लोगों को एहसास हुआ कि ज़िंदगी की क्या वैल्यू है और वक्त भी एक्स्ट्रा मिला, काम नहीं था, तो इन्होंने ये चीज़ें की। तो और साइकिलिंग वाले भी सुबह को काफ़ी लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं। सो एक तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो डेफिनेटली उससे लोगों को वो बेहतरी आई। बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लाइफ के स्ट्रेसेस बढ़े हैं उसकी वजह से, एंड ये जो वर्क फ्रॉम होम और उससे अब ये हो गया है कि वो काम तो हर वक्त ही करना है, वो घर पे बैठ के जो लोग काम कर रहे होते हैं वो और ज़्यादा बुरे पोस्चर में काम कर रहे होते हैं, वर्क स्टेशन उनका और ख़राब होता है एज कम्पेयर टू। आपने पैडल की बात की, तो पैडल पे टेनिस वाले में भी स्पेसिफिकली अगर आपको पता ही ना आपका पाँव लैंड कैसे कर रहा है, मैं बहुत से लोगों को देखी, फिर वो बाद में कह रहे थे कि मेरी बैक में बहुत पेन है, मैं मेरे ख्याल से मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, तो ये नहीं देख रहे थे ना नहीं। और उसमें भी ये ना कि देखें, अगर आपने कोई स्पोर्ट खेलना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो एक आपको उसके लिए एक बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस और एक स्ट्रेचिंग, और एक वार्म अप, एक गियर और ये चीज़ें चाहिए। हमारी ये जो होता है कि आप बस एक उठे और आप जाके आपने कुछ कर लिया, उसमें डेफिनेटली इंजरीज हो सकती है। वन फाइन मॉर्निंग आई वोक अप और मैंने कहा कि आज मुझे पैडल खेलना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, एग्जैक्टली। सो डेफिनेटली नहीं। और एक वक्त में कुछ लोगों की बॉडी कॉम्पनसेट कर भी लेती है, वो लोग कर भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। और यही चीज़ें हैं ना कि अब इसमें इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिस तरह के हमारे कॉलर ने भी बताया। अब इनको हम लोगों को क्लिनिक में जब आते हैं तो वी हैव टू एक्सप्लोर दोस फैक्टर्स। कुछ लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज पीछे होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं जिस वजह से नहीं हो पा रहा होता, किसी की नींद नहीं पूरी हो रही होती, तो अब जब बॉडी चार्ज नहीं होगी तो कमर में दर्द तो होगा आपके। सो यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये वाली है जो डेफिशिएंसीज उन्होंने बताया, विटामिन डी, B12, कुछ को ये मसले चल रहे होते हैं, डाइट, और वो वहाँ से पूरा नहीं हो रहा था। अब जिम भी कर रहे हैं, डाइट आपकी पूरी नहीं हो रही, तो बॉडी फिर कैसे रिक्यूपरेट करेगी। सो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे, तो फिर आप मेरे भाई, आप ये मेरी बहन। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूंगा ना, देखें जो अच्छी बात समझने की ज़रूरत है, इंसान इस दुनिया में 50,000 साल से है। अल्लाह ने बहुत टफ बनाया इंसान को। बर्फानी इलाकों में भी रहते हैं लोग, इग्लूज में, पहाड़ियों पे भी रहते हैं, आइलैंड्स में, समुद्री गर्मी, अफ्रीका के जंगलात में। सो इंसान काफ़ी रफ एंड टफ है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल के तहत अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अपनी बॉडी स्टिफ कर ली है, अपने स्ट्रेसेस ऐसे सवार कर लिए हैं जिस वजह से हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो अगर हम ज़रा नेचुरल उसकी तरफ जाएं कि ये एक्सरसाइज, बॉडी की मूवमेंट, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, पोस्चर मैनेजमेंट, डाइट अच्छी बैलेंस रखें, ज़िंदगी में जो है वो लोड अपना बैलेंस उस हिसाब से करें, जितना आप में दम है उतना काम करें। आई थिंक दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स। ये हमारी खुद अपने में मुसल्लत की भी मसाल है, खुद साख्ता मुसल्लत की भी मसाइल है। हमारे रावलपिंडी से कॉल भी मौजूद है, माजिद। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे? मैम मेरा ये सवाल है, 2 साल और 5 और स्क्रू लगे। आप जरा माजिद जरा दोबारा से बयान कीजिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे एल कोर 5 ऑपरेट हुआ है 2 साल पहले। अच्छा, ऑपरेट हुआ, उसमें स्क्रू लगे हुए हैं, और अब मुझे उस चीज के अलावा एल मन का बहुत मसला है और हाइट हो जाती है। माजिद, आई थिंक यू नीड टू कॉल अस अगेन, क्योंकि आपकी आवाज़ को हम सही तरीके से सुन नहीं पा रहे। तो प्लीज़
क्योंकि इनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उन्होंने फिजियो के वाले से बात की, हाँ उसके बाद से आई एम सॉरी, फिर हम आपको सही सुन नहीं सके, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा इशू आ गया। लेकिन वो जब मैंने सिर्फ मुझे अपनी ज़िंदगी में बैक की पेन का नहीं पता था बैक की पेन क्या होता है। जब मुझे कोविड और वो मुझे ओमिक्रॉन जो हुआ तो तब मुझे लगता था कि वो होमी, तो अब मुझे पता चला कि मेरी कुछ चीज़ टूट गई है। और उस वक्त सितम ज़रीफ़ी ये भी थी कि आई वॉज 8 मंथ प्रेगनेंट, और मुझे पूरे जब कोविड आया, मुझे कोविड हुआ, लोग मुझे मजाक उड़ाते थे कि जी सब मर जाएंगे सवाए इसके, अल्लाह माफ़ करे माफ़ करे, वो कहते अपनी एंटीबॉडीज डोनेट करना शुरू कर दो। बट दैट वाज द टाइम, ओमिक्रॉन के टाइम, कि तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ चीज़ है जिसने मेरी बैक तोड़ दी है, क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं जाता था और मैंने ज़िंदगी में इतनी तकलीफ कभी बर्दाश्त नहीं की। तो आपके पास क्या ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब ने पूछा, वही जो मैंने कोविड के हवाले से बात करने का मकसद ये था कि आपने क्या इसके बाद केसेस ऐसे बढ़ते हुए देखे? क्योंकि देखिए सिर्फ कोविड नहीं है, डेंगी के बाद चिकनगुनिया में तो मैं इतने लोगों को देखती हूँ वो कहते हैं साल लग जाता है, हमारी बॉडी की पेन नहीं जाती। तो क्या डॉक्टर साहब आपने भी ऐसे देखे? मल्टीपल केसेस, मतलब आप चिकनगुनिया की जो बात कर रही हैं, तो उस ज़माने में तो इतने केसेस हैं, और इवन अब तक आ रहे हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और वो जो है अभी तक कमर का जो है वो दर्द नहीं गया, या घुटनों का दर्द नहीं गया। या होता क्या है, जब इस तरह की कोई वायरल इन्फेक्शंस या वायरल पेंडेमिक्स जब आती हैं, तो उसके बाद जो है वो पूरी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो होता है वो आपका जो है काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है। और जैसे बताया कि ये असाबी कमज़ोरियों में सबसे पहले न्यूरोलेक्सिस की बात की थी कि ये आपके कमर, असाब, दिमाग, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा असर करती हैं। और ये जब कमर के इशूज़ इस हवाले से बढ़ते जाते हैं वायरल पेंडेमिक के बाद, तो फिर ये कि इसको जाते जाते टाइम लगता है, और ये टाइम लगने के अंदर आपने अपनी बॉडी को रिकवर करना है। जब आप ही समझेंगे आप मेडिसिन खा के ठीक हो जाएंगे, तो मेडिसिन से खाली आपका दर्द ख़त्म होगा, मर्ज़ ख़त्म नहीं होगा। अगर मर्ज़ को भी मुकम्मल तौर पर भगाना चाहते हैं तो अगेन बात वहीं पे घूम फिर के आ जाएगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सिटिंग मॉडिफिकेशन और डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, डाइटरी हैबिट्स के अंदर आपको वही प्रोटीन का इंटेक जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकत अपने डिफेंस को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को उठने बैठने के अंदाज को बेहतर करना पड़ेगा। काम सबने करना है, काम से किसी को फरार नहीं है। उस काम को कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम कमर के पीछे तकिया लगा के अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठे हैं, कभी टांग को सीधा करेंगे, कभी टांग को फोल्ड कर लेंगे, कभी क्रॉस लेग बैठ जाएंगे, कभी अनक्रॉस कर देंगे। तो यही जो है ना, जैसे डायनेमिक लाइफ है ना, तो इस तरह से हमारी स्पाइन भी डायनेमिक है। तो हमें अपने आप को हर वक्त डायनेमिक रखना है, लेकिन एक मोहतात अंदाज में, ठीक है, और अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर से फिट रखना है। अपने आप को जो मोटापा है उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर BMI के तौर पे रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हैं, और जो आपने बताया कि चिकनगुनिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इम्यूनिटी को जो है वो लो करती हैं, और इम्यूनिटी को वापस बढ़ाने के लिए और तो वही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ डाइटरी हैबिट्स और फिजिकल एक्सरसाइजेस, इन सब का साथ ज़रूरी है। ये बड़ा ज़रूरी है भाई। आज क्या ब्रेक आ रही है? अच्छा चलिए जी, ब्रेक आ रही है जी। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे, हमारा आखिरी सेगमेंट होगा, कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कोविड के हवाले से बात की थी। कोविड, चिकनगुनिया, और जब लोगों को डेंगू होता है तो वो अपने मसल्स की और अक्सर बैक की पेन की बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं। और आपने भी कहा था कि कोविड के बाद आपने भी कुछ चीज़ ऑब्जर्व की थी। बिल्कुल, एक कंडीशन होती है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, AVN, जिसमें कि ज़्यादातर ये जो फीमर हेड, यानी जो हमारी रान की जो हड्डी होती है, इसका जो हेड होता है, जो हिप जॉइंट में जुड़ा हुआ होता है, तो वो जो है गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है, या ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बोन का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ऐसा गलना शुरू हो जाता है। उसको हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये कंडीशन हमने पहले, यानी कि कोविड से पहले समझे 10 साल में एक केस देखा था, लेकिन कोविड के बाद जो है ना मेरे पास इसके मतलब लाइन लग गई, मैं यूँ कहूँगा, या कम से कम भी मतलब यानी उसके हिसाब से 8-10 पेशेंट मेरे पास जो है ना वो इन 2-3 सालों में हमने देख लिए हैं उसके, जबकि पहले इतना कॉमन बिल्कुल भी नहीं था। और वो यंग थे सारे, यानी कि वो तकरीबन कोई 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, इस तरह की एज के अंदर मैंने देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हिजामा से भी फ़ायदा होता है, क्योंकि हिजामा इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है तो अगर वो फर्स्ट डिग्री का है या सेकंड डिग्री तक का भी है तो उसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं, और हुए हैं रिकवर लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो आए थे, जो पहला केस आया था वो तो बैसाखी पर आया था, लेकिन तकरीबन उसका पूरा साल ट्रीटमेंट चला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, और अभी भी आते हैं वो वैसे किसी और वजह से, लेकिन उनका ये इशू बिल्कुल रिजॉल्व हो गया था। तो ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस मैंने देखा कि इसका ऑनसेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा कोविड के बाद। उस हवाले से हमारा भी प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस आपसे तो जिक्र हुआ कि ये
उसमें कोविड के दौरान में जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए हैं वो एक रीज़न हो सकती है उसकी, कि जिसकी वजह से बोन्स भी कमज़ोर हो जाती हैं और ये यानी डीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाती है उसमें, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं बेसिकली। तो ये एक हमने कोविड के बाद एक चीज़ ये देखी थी बहुत ज़्यादा कॉमन। अच्छा, दूसरा एक और बात मैं करना चाह रहा था कि बहुत ही कॉमन रीज़न है जो कि अक्सर ये जिसकी वजह से लोगों के साथ ये शियाटिका का प्रॉब्लम होता है या लो बैक पेन का, स्पेसिफिकली मर्दों में, वो होता है वॉलेट उनका हिप पॉकेट में रखने की वजह से। अच्छा। जो लोग वॉलेट हिप पॉकेट में रख के उसके साथ बैठते हैं और लंबी सिटिंग करते हैं, चाहे वो बाइक पे ट्रैवल कर रहे हों, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हों या वो अपने ऑफिस में बैठे हों, तो उसकी वजह से जो है ना उनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है रीढ़ की हड्डी की, क्योंकि वो दोनों तरफ से बैलेंस नहीं है, एक तरफ से ऊपर एक तरफ से नीचे। तो रीढ़ की हड्डी पे जो है ना अपोजिट साइड पे जोर पड़ रहा होता है, जिससे वो फिर उस तरफ को बाज़ औक़ात कभी कभी डिस्क स्लिप होती है, कभी डिस्क बल्ज अपोजिट साइड पे निकलता है और वहाँ से जो है ना फिर पेन जो है वो दूसरी टांग में ट्रैवल करता है अपोजिट वाली लेग में। और कभी कभी ये होता है कि जिस तरफ वो वॉलेट रखा हुआ है वहीं पर ही एक मसल होता है जिसके बीच में से शैटिक नर्व गुजर रही है, उसको बोलते हैं पेरिफॉर्मिस मसल। तो वो मसल बाज़ औक़ात इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वो मसल स्टिफ हो जाता है। तो समटाइम्स जो है वो वहाँ से यानी कि बजाय कमर से दर्द शुरू होने के हिप जॉइंट से पेन स्टार्ट होता है और वो नीचे टांग में जाता है, उसको हम बोलते हैं सूडो शियाटिका। यानी इट्स नॉट शियाटिका एक्चुअल बट इट्स लाइक शियाटिका, सिम्टम्स वही होते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं बल्कि जो खवातीन भी, मुझे लगता है बाइक पे बैठने का सही तरीका उनको मालूम नहीं है। हम दोनों टांगे एक साइड पे रखते हैं, विच इज नॉट द राइट वे। आपको अपनी जो एक दोनों हम बदल, हाँ, बैलेंस होना चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए, उसमें बैलेंस नहीं होता है। आप अनबैलेंस बैठे हुए होते हैं, जरा सा कोई झटका लग गया या एकदम स्पीड के अंदर, एक पाँव स्टैंड पे होता है, एक पाँव बिल्कुल ही नीचे होता है, तो वो भी जरा इम्बैलेंस होता है ना, तो वो भी पेन क्रिएट करता है। हाँ, क्योंकि देखिए अगर आप दोनों पाँव एक अलग करके बैठे तो फिर आप सपोर्ट ले सकते हैं कि इनके अगर कोई जोक भी लगे, क्योंकि इसमें तो फिर आपकी बिल्कुल कमर आपकी यूं रहती है। हाँ, अगर आप नहीं, अगर आप यूं भी बैठे ना, अगर आप क्रॉस करके ना बैठे हैं, अगर आप यूं भी बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही स्ट्रेट, अब खवातीन यूं करके बैठती हैं तो ये कमर वैसे ही टेढ़ी हो रही है, एक पाँव नीचे है, एक पाँव स्टैंड पे, दोनों पाँव अगर स्टैंड पे रख के बिल्कुल ही यूं करके बैठ जाएं, लाइक ये सामने रोड है और इस तरफ को मुँह करके, तो फिर वो भी ज़्यादा थोड़ा बेहतर रहेगा। अच्छा, और एक चीज़ मैं और दूसरी कह रहा था जो बहुत कॉमन चीज़ है वो है जो हमारा बेड होता है, उसका जो मैट्रेस है वो अगर बहुत पुराना हो जाए तो वो सपोर्ट नहीं करता, और अक्सर ये भी वजह बनती है कि उसके अंदर एक झोल आ जाता है और फिर लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका असर उनकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है और उसके नतीजे में भी यही सारे मस्कुलर स्पैज़म्स और डिस्क बल्जी सारे इश्यूज। अच्छा, मैट्रेस वो कहते हैं जो हार्ड वाला मैट्रेस है वो कहते हैं ये ज़्यादा बेहतर है, तो कैसे ये हार्ड वाला जो नर्म मैट्रेस का इंतखाब करते हैं वो कहते हैं कि ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है? बिल्कुल, यानी थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए जो सपोर्ट करे आपकी बैक को ना। अगर वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा तो वो उसमें आप धंस जाएंगे अंदर और वो फिर आपको यानी देखने में तो बड़ा आरामदेह लगेगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही वो आपकी रीढ़ की हड्डी में इश्यूज कर देगा वो। तो उसको मतलब चेक करते रहना चाहिए, लोग देखते ही नहीं है। 10-10 साल से एक ही जो है ना वो मैट्रेस डला हुआ है, बस जब तक कि उसमें विजिबल कुछ ऐसा नहीं आ गया तब तक वो यूज़ करते रहते हैं। उसको वैसे ओकेजनली पलटते भी रहना चाहिए कि अगर आपने लंबा भी यूज़ करना है तो 6 महीने में आप उसको टर्न कर लें, ताकि जो है ना वो दोनों तरफ से चेंज हो जाता है। हाँ, साइड चेंज भी होनी चाहिए। लाइक बहुत ज़्यादा भी हार्ड ना हो, बहुत ज़्यादा भी ये जो झोल वाला है वो भी ना हो, लाइक हार्ड हो, हार्ड इनफ टू स्लीप कंफर्टेबल। मुझे बताएं, अक्सर लोग ये मशवरा देते हैं अगर आपकी बैक में कोई पेन हो तो लोग कहते हैं कि आप ऐसे कि आप ज़मीन पे सोना शुरू करते हैं, वाई? वो यही सपोर्ट के लिए, यानी कि वो सपोर्ट, लेकिन देखें बिल्कुल ज़मीन पे सोना भी सही नहीं है, उससे भी नुकसान है। एक तो ये कि कोई ना कोई कुशन तो लाजमी होना चाहिए, और जब आप बिल्कुल नीचे से उठते हैं तो नीचे से उठने में भी बाज़ लोगों को फिर उसका असर कमर पे पड़ता है। नीचे से उठना बड़ी एज के लोगों में खास तौर पर कि वो बिल्कुल नीचे, उससे बेहतर ये होता है कि आप अगर आपने वही आपने फील लेनी है तो आप तख्त के ऊपर रुई का गद्दा डाल लें पतला सा, वो उसके ऊपर आप सोएं, तो आपको वही फ़ायदा भी हो जाएगा जो ज़मीन पे सोने वाला है, और वो इतना नीचे से उठना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं सोचिए पहले से रुई के गद्दे ही होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह के अगर आप जाएं तो उनके बेड्स पे उनकी मैसेरियों पे जो पड़े होते थे तो वो रुई के गद्दे इतने चुप होते थे, तो उनको कभी आज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो अपनी, चाहे उन्होंने 80 साल की उम्र देखी, 90 साल की उम्र थी, तो वो ठीक रहे हैं। ये हम लोग जो कि नर्म और गुदाज गद्दों पे सोने के आदी हैं, हम लोगों के ही कमरे जो है वो चलिए। इसमें ये एस्पेक्ट भी होता है ना कि मूवमेंट का, जो हमने बात की थी ना, मूव द स्पाइन। जितनी स्पाइन कंफर्टेबल एक पोजीशन में हो जाएगी और आप डीप स्लीप में चले जाएंगे वो एक ही पोजीशन में पड़ी रह जाएगी। तो ये जो हार्ड सरफेस पे सोने से जो लोग कहते हैं फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा इसमें ये भी होता है कि मूवमेंट रहती है पूरी रात, बॉडी एक पोजीशन में कंफर्टेबल ही नहीं होती, तो वो खुद ही खुद चेंज करती रहती है। तो वो इतना सख्त भी ना हो कि आप डीप स्लीप में ही ना जा सकें, लेकिन इतना फर्म ज़रूर हो
कि आपको आप मूव अराउंड करते रहें, तो उससे ये होता है कि फिर आप सुबह को जब उठते हैं तो आपको उस तरह के पेन्स नहीं होते, क्योंकि एक पोजीशन में ज़्यादा देर रहने से ही बॉडी में अगर कोई इंजरी है तो इन्फ्लेमेशन जमा हो जाती है, और अगर इंजरी नहीं है तो वही है कि मसल्स एक पोजीशन में रह के फिर वो सोरनेस जो आती है वो आती है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर मरियम मौजूद है चकवाल से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है मरियम? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी प्रोग्राम को मैं अक्सर सुबह के वक्त घंटा एक फॉलो करती हूँ, तो बड़ा अच्छा टॉपिक्स रखते हैं आप लोग, बहुत मजा आता है सुन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। तो आज कमर की दर्द की बात हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेट करूँ, जरूर, प्लीज, नॉन मेडिकल चीजें बता दूँ। जरूर जरूर। तो एक नॉन मेडिकल चीज जो बहुत अच्छी है और मैं पिछले 30 सालों से लगी हूँ, 33 ईयर से लोगों को बताने लगी हूँ कि सिंपल अगर आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं रकू और सुजूद के साथ, तो वो बेहतरीन वर्जिश है आपकी कमर की। वो आपकी कमर के तमाम डिस्क्स और आपके तमाम उसके जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज है। आप 5 टाइम नमाज पढ़ें, अगर आप उसको सुनते उनते नहीं भी पढ़ते तो फर्ज कम अज कम जरूर पढ़े, तो वो इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि आपकी कमर का दर्द आपको होगा ही नहीं बिल्कुल। और दूसरी चीज जो बताऊंगी वो ये कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा पिए। हमारी लड़कियां भी और लड़के भी पानी पीने के, स्पेशली यंग जनरेशन जो कुर्सियों पे हर वक्त बैठा रहते हैं, वो पानी नहीं पीते हैं। तो वो जितना पानी पिएंगे मसल हाइड्रेट रहेंगे, और जब वो मसल हाइड्रेट रहेंगे तो और उनके साथ 5 टाइम्स उनकी एक्सरसाइज नमाज की होगी, तो वो बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाएगी। और उससे जो है मसल, स्पेशली कमर के मसल, आपकी जोड़, आपकी हड्डियां, आपकी हर चीज बड़ी अच्छी हो चलेगी। आपकी टांगों के मसल्स अगर गड़बड़ कर रहे हैं, आपकी एड़ियों में दर्द, कुछ भी मसला हो रहा है, वो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 मैंने बहुत अच्छे से, मुझे लगा कि ये मुझे 2 बातें बतानी है। बाकी माशाल्लाह सारे आपके पास स्पेशलिस्ट लोग बैठे हैं, वो हर तरह की बातें आपसे कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो पेन किलर्स और वो हम लोग देते हैं चीजें, वो तो एक बेसिक देने हैं कि मसल रिलैक्सेंट वगैरह दे दो, पेन किलर्स दे दो। लेकिन उसके साथ अगर, और सबसे बेहतरीन पेन किलर आपका ये है कि आप सादा पेनाडोल या पॉन्स्टॉन की गोली खा लें। अच्छा। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप प्रोटीन, अंडा और गोश्त वगैरह खा रहे हैं, और उसके साथ आप 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, और अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि कमर की दर्द का मसला नहीं होगा, बेशक आजमा ले इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो 2 दवाइयों के नाम लिए, ये तो ऐसे ना माशाल्लाह से आपने जिस कौम के सामने 2 दवाइयों के नाम ले लिए, वो चलती सेल्फ मेडिकेशन पे है। वो कितने चाहिए हो गया, ये गोली खा लो, फलानी चीज होगी ये गोली खा लो, अच्छा जी अल्लाह माफ करे इतनी बड़ी बीमारी है, लो जी ये गोली खा लो। वो तो वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू, और लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज, ये जो आप खुद से भी बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप जो भी गोलियां रखवाते हैं ना, मैं अपने शो में 1000 बार ये बात करती हूँ कि एक बार आपको 19 दूर में बुखार हुआ था, आप गए डॉक्टर ने आपको ना बना के दे दी प्रिस्क्रिप्शन की आपने दवाई लेनी है, आपने वो लव लेटर छुपा के रख लिया, उसके बाद 3 साल बाद आपको वही बुखार हुआ, आपने वही लव लेटर निकाला और आपने कहा ये दवाइयाँ चाहिए। प्लीज ऐसे मत किया करें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद कोई भी दवाई इस्तेमाल करें, बिकॉज देन देयर कम्स अ टाइम ये दवाइयाँ आप पे असर करना छोड़ देती। इन बेजा दवाइयों की वजह से तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन काफ़ी पैदा होती है ना। डेफिनेटली देखिए, सेल्फ मेडिकेशन जो बनी है वो ऑफ कोर्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके लिए दुनिया में बनी, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रेस्ड है बाहर के ना, डॉक्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो हमारे यहाँ होता है हम मुंह उठा के एक स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। पाकिस्तान में ये लग्जरी बाहर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बाहर तो आपको अपना जीपी तक पहुंचने में ही दुआएं देंगे ना, बाहर जाएंगे फिर आपको पाकिस्तान याद आएगा। सो इसलिए वहाँ पे उन्होंने कुछ ये जो इन्होंने नाम लिए दवाइयों के, पैनाडोल वगैरह, तो ये चीजें अब ओवर द काउंटर मिल जाती हैं कि लोग कम अज कम, हाँ वही कि वो कम अज कम वो अपने सर दर्द और इसके लिए कुछ तो ले सके ना। सो लेकिन उसके साथ भी काफी सारे लेबल्स और काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन ये कि डेफिनेटली जब यहाँ सहूलत है चीज़ों की, तो ये प्रैक्टिस जो है ना वो सेफ़ नहीं होती। रेड फ्लैग्स डेफिनेटली जो हमने बात की थे वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल ज़रूर हैं कि वो तो तब है ना बहुत शदीद मसला हो जाए और आपने जाना ही जाना है। जी जी। लेकिन उसके अलावा भी बेहतर यही होता है कि किसी प्रोफेशनल से आप एडवाइस लेके फिर ये चीज़ें मैनेज करें, क्योंकि मैनी टाइम्स जिस तरह हम अभी शुरू में भी बात करते हैं कि वो शुरू के जो असरात होते हैं ना उनको हमने लिफ्ट नहीं कराया था, फिर जब आगे पानी सर से गुजर जाता है फिर हम लोग चाहते हैं कि अब सब सही हो जाए और फिर हम वापस नहीं जा पाते उसके लिए। अलाउड और नॉट, बट एक मेडिसिन अगर आपको मसल्स की कोई पेन शुरू हो तो एक और मसल एक्सरसाइज तो आपको न्यूब्रॉल फोर्ट बहुत वो लोग खुद ही जाके कुछ ओ हो मेरे कंधों में न्यूब्रॉल फोर्ट, अरे भाई
तो अब समझ में आती है कि पता नहीं उसी की दर्द है। तो ये डॉक्टर साहब इसका भी जरा प्लीज बताएं। डेफिनेटली देखिए यही है ना, अब इसमें आप जितने बढ़ाते जाए, हमारे पास तो आप अगर आम आदमी से पूछेंगे हमसे ज्यादा तो उनको नाम पता होते हैं दवाइयों के। तो आप भी परेशान हो जाते हैं, मैं इतना पढ़ा, हमने इतनी मेहनत की, सामने बैठी हुई जो खातून है वो ना, और वो उन्होंने मुझसे ज्यादा दवाइयाँ लिख के दे दी हैं, ऐसे कहीं की तो मैच भी कर जाएंगे। नहीं, और ये लेकिन हमारे कौम का मिजाज भी बन गया ना कि हमारी क्विक फिक्स हम चाहते हैं, वो जो ज्यादा दवाइयाँ लिख दें और मसला खत्म हो जाए, कारपेट बॉम्बिंग करके वो हमारे दर्द खत्म कर दे, वो ज्यादा बेहतर है। और ये वाली जो बंदा बात करे आपसे कि नहीं आप लाइफस्टाइल बेहतर करें, आप अपनी पोस्चर करें, तो वो ये वाला काम नहीं, आप दवाई दे दें और मसला हल हो जाए। तो ये हमारे कौम का मिजाज है, और जो लोग इनको कैच कर रहे हैं वो चल रही है, तभी ये इंडस्ट्री एक तरह से बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हमारे यहाँ जो चल रही है इसी वजह से चल रही है कि लोग खुद से ये चीज़ें कर रहे हैं, दे डोंट वांट। शुक्र है डॉक्टर साहब अभी तो लोग खुद से सर्जरी नहीं करने लग गए, वरना सर्जन से रो रहे थे कि लोग खुद पकड़ के सर्जरी कर। AI से पूछ के अब कर लेंगे थोड़े दिनों में। ऐसे कई मरीज हमारे पास भी आते हैं ना, तो कहते हैं कि हम तो समझ रहे थे कि बस एक सेशन होगा और हम बिल्कुल चल फिर लेंगे। तो मैं बोलती हूँ कि आप 2 साल से नहीं चले, ये कोई जादू थोड़ी कि आप इधर आएंगे, हम एक्सरसाइज कराएंगे या आपको गाइड करेंगे और उसके बाद कमरे से निकलेंगे और आप व्हीलचेयर छोड़ के आप चलना शुरू कर देंगे। ये भी काफी पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 1 सेशन या 2 सेशन में हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब वो जो मसला इतना क्रॉनिकली चलता आ रहा है, वो 1 सेशन से तो कुछ नहीं होगा ना। मैं भी आपके पास चुटकी बजा के हाजिर तो नहीं ना, मुझे वही बात है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए बोलो या एक्सरसाइज करने के लिए तो बोलो, तो वो कहते हैं कि हमसे घर पे नहीं होता, हम जो करेंगे यहाँ पे करेंगे। तो ऐसा नहीं है, फिजियोथेरेपी में 90% जो हमारा रोल होता है वो एक्सरसाइज का होता है, जो वो घर पे करते हैं, क्योंकि हम उनको 1 आधा पौना घंटा देते हैं। बाकी पूरा हम उनको गाइडेंस होम के लिए दे देते हैं कि ये वाली चीजें आपने घर पे करनी है। अगर आप फिजियोथेरेपी के लिए आते, मैं तो अक्सर अपने मरीजों को यही बोलती हूँ कि अगर आप सिर्फ ये करने के लिए आ रहे हो ना, घर पे आप सेम वही आपकी रूटीन सेम चल रही है जो इससे पहले थी, चेंज नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि जो हम आपको एडवाइस करें, जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया, वो आप घर पे भी फॉलो करें। सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ये करें। और दूसरी बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जो लोग जिम करते हैं, हमारी पहले बात हुई थी, जिम करना या पैडल खेलना, उससे पहले और बाद में वार्म अप एंड कूल डाउन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात है। फिजियोथेरेपी इज नॉट अबाउट कि आपकी इंजरी हुई है और आप फिजियोथेरेपी करवाएं, नहीं, हम प्रिकॉशन एज ए प्रिकॉशन भी फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं। रिकवरी में हमारा बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप वार्म अप अच्छा कर लेते हैं, फिर खेल के आप कूल डाउन अच्छा करते हैं, तो आपको कभी पेन नहीं हो सकता। आपने बात बिल्कुल सही है। जो लोग जिम करते हैं, चाहे पिलाटीज करें, कुछ भी करें, वो आपको पहले तकरीबन 5 मिनट आपको कार्डियो कराएंगे, और उसके बाद फिर वो आपको एक्सरसाइज है जो भी आपने पिलाटीज करनी है, एंड देन आखिर में वो एटलीस्ट 10 मिनट का मार्जिन जरूर आपको देते हैं स्ट्रेचिंग के लिए। बिल्कुल स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करनी ही करनी है। अच्छा, और आप लोगों को कुछ चीज़ सजेस्ट करना चाहिए, जैसे हमारी कॉलर भी थी, उन्होंने भी कहा कि जी हाँ 5 वक्त की नमाज भी ऑफ कोर्स, और हाइड्रेशन ये बड़ा मैटर करती है। आपने बात की वो शुरू में फ्रिज ड्रिंक्स के हवाले से, ये फ्रिज ड्रिंक्स हमारी बॉडी के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन पैदा करती हैं? देखिए फिजी ड्रिंक्स जो है बेसिकली इन्फॉर्मेशन नहीं पैदा करती। फिजी ड्रिंक्स का होता ये है कि जो आपका कैल्शियम कंटेंट है बोन का, वो आप लूज़ कर जाते हैं फिजी ड्रिंक्स पीने की वजह से। और जब कैल्शियम कंटेंट या आपका लूज़ होगा तो जाहिर सी बात है विटामिन डी किस चीज़ को रेगुलेट करेगा, ठीक है। जब उसको कैल्शियम प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा और विटामिन डी की भी जो है वो साइड बाय साइड कॉन्कॉमिटेंट डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती है, तो इसकी वजह से बोन वीक हो जाती है। क्योंकि ब्रेन के जो बुनियादी जो 2 मिनरल्स हैं वो आपके कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, फॉस्फेट है। तो ये सारी चीज़ें जब बोन से खारिज होकर ब्लड में आना शुरू हो जाती हैं, तो ब्लड के अंदर तो नॉर्मल लेवल दिखते हैं, लेकिन बोन चीख रही होती हैं, बोन आपसे मदद मांग रही होती हैं कि मुझे कुछ दो। अब छोटे बच्चे पैर में दर्द, रात में पैर दबा रहे हैं, आप उनके जनाब पैर बच्चे जो है वो पैर दबाए बगैर सो नहीं रहे, उनकी बोन्स दर्द करेंगे। दिन भर की एक्टिविटी है, उस वक्त उतना पता नहीं होता, जैसे मसल्स आपके वार्म अप होते हैं, बॉडी एक जो है वो वार्म अप कंडीशन के अंदर होती है, तो इतना पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे रात होती है तो फिर उनकी दर्द आने शुरू जाते हैं। तो फिर आप वही आप बच्चे को पैराडोल पिला दिया, सुला गया, आज तो सो गया, बेटा कल मत खेलना, ज़्यादा मत खेलना, लेकिन आप सुबह के टाइम पे उसको फिर दोपहर के टाइम पे जो है वो मील के साथ एक ड्रिंक पिला देंगे उसको, ठीक है। तो फिर ये फिजी ड्रिंक्स पीने की वजह से जो आपकी बॉडी के जो मिनरल्स हैं, एंजाइम हैं, वो जब आपके ब्लड में आ जाते हैं और बोन आपकी डेफिशिएंट हो जाती हैं, तो आहिस्ता 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 करते वही वाली बात है कि बच्चों में कंपेंसेटिव मैकेनिज्म बहुत अच्छे होते हैं, जवानी तक भी अच्छे होंगे। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे आप 25-30 क्रॉस करेंगे, 40 में एंटर होंगे, तो फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ये अर्ली आना शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेशिया के सिम्टम्स आपको अर्ली आने शुरू हो जाएंगे। मैं एक बार अपनी पढ़ी थी और डॉक्टर्स भी हमारे शो में आके बता चुके हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कहते जी मैं वॉशरूम में कोई घर का कोई गिर गई हो, तो कहते हैं गिरी थी तो बोन कि हिप बोन टूट गई, तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो गिरी हिप बोन टूटी, कभी कभी ऐसा होता है कि हिप बोन टूटी थी और वो गिर गई। समझिए इस कदर ये खौफनाक है कि चलते फिरते आपकी बोन टूट जाए,
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखें, वही वाली बात है ना, ये जो प्रोसेस है ये एक दिन में नहीं हुआ, ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, exactly. अब इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, 2-3 कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं, उसके हवाले से मैं आपको बता दूं, जो बोन वीकनिंग की वजह से होते हैं। एक आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूस रिपीटेटिव एक्टिविटी की वजह से एक बोन पे मसलसल स्ट्रेस पड़ा और वो बोन जो पीछे से वीक चली आ रही है, तो उसके अंदर ये फ्रैक्चर्स बहुत कॉमनली हो जाते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये होती है कि ऑस्टियोमिलेशिया, ये एक बीमारी का नाम है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की रेगुलेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी बोन वीक होती है, उसमें फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, जो अंदर किसी भी दूसरे अज़्ज़ा के अंदर कोई कैंसर नुमा चीज़, सरतान नुमा चीज़ पैदा हो जाती है और वो वहाँ से निकल के धब्बे की सूरत में किसी और हड्डी पे जाके लग जाती है और वहाँ पे उस हड्डी को कमज़ोर कर देती है। और फिर आप ऐसी फिर बात आपको सुनने को मिलती है कि वो अचानक से मुड़े और बैठने लगे तो अचानक से उनकी आवाज़ें और फिर वो बैठ ही गए, उठ नहीं पाए। ओह माय गॉड। तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि इस तरह से किसी और बीमारी की वजह से उस हड्डी पे आ जाते हैं। मुख्तसर वक्त, बड़ा मुख्तसर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। शादरी बादरी अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी जो तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।